हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले अभी तक हम अपने पिछले 8 चैप्टर कंप्लीट करके आ चुके हैं। बहुत डिटेल में हमने एक एक चैप्टर्स को पढ़ा है, काफी अच्छे से उनको समझा है। तो अगर आपको पिछले किसी भी चैप्टर को देखना है तो उनके वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले बात करें कि आखिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है। तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, इससे पहले हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आ रहे हैं वो सब एक अलग चीज है, और ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आज हम पढ़ेंगे ये एक अलग चीज है। तो देखते हैं एक बार इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ये हमारे सामने एक एग्जांपल है, दो पार्टीज हैं एक्स और वाई। एक्स जो है अपनी कार सेल करना चाहता है वाई को 1 लाख रुपीज में। तो एक्स अपनी तरफ से ऑफर देता है, वाई उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है जिसके अंदर सभी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते हैं, इसीलिए ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स और वाई के बीच हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये सभी बातें हम देख के आ चुके हैं, किस तरीके से हमारा एग्रीमेंट बनता है, किस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक्स और वाई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे सभी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी है, कंसिडरेशन भी है, म्यूचुअल एंड फ्री कंसेंट भी है, और भी जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट है सभी कुछ प्रेजेंट है। तो ये हमारा एक्स और वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना। अब अगर मैं बात करूं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप देखो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखो। A person X orders some perishable item pizza online by providing his address and paying for the same। तो यहाँ पर एक पर्सन है X, उसने एक पिज्जा ऑर्डर करा। ऑर्डर करते समय उसने अपना एड्रेस भी फिल कर दिया और ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। तो यहाँ पर जो X है उसने एडवांस पेमेंट कर दी। अब जब डिलीवरी की बात आई, पिज्जा डिलीवरी की बात आई, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी पिज्जा, द डिलीवरी मैन डिलीवर देम टू द रॉन्ग एड्रेस वाई। तो यहाँ पर जब डिलीवरी की बात आई तो डिलीवरी बॉय ने एक्स के पास डिलीवरी करने की जगह रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवरी कर दी। किसके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया? वाई के एड्रेस पे। अब जनरली वाई को क्या करना चाहिए, अगर वाई के पास पिज्जा आता है और उसने वो पिज्जा नहीं मंगाया तो वाई को मना कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वाई ने क्या करा, वाई ने पिज्जा की डिलीवरी ले ली और पिज्जा खा भी गया। वाई बोला मुझे क्या करना, मेरे पास फ्री का पिज्जा आ गया, बात खत्म। इंस्टेड ऑफ डिनाइंग द डिलीवरी, द रिसीविंग पार्टी कौन है यहाँ पर? वाई। वाई हमारी यहाँ पर रिसीविंग पार्टी है जिसने पिज्जा रिसीव करा है। रिसीविंग पार्टी एक्सेप्ट द ऑर्डर एंड कंज्यूम द सेम। तो अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर वाई को उस पिज्जा की पेमेंट करनी पड़ेगी? वाई ने वो पिज्जा कंज्यूम कर लिया तो क्या लॉ वाई को लायबल करेगा कि वो एक्स को उसके पिज्जा के पैसे वापस करे? यहाँ पर पेमेंट एक्स ने करी और पिज्जा कंज्यूम कर गया वाई, तो ये तो गलत बात हो गई, एक्स के साथ गलत हो गया। तो यहाँ पर केस गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया? The case went to the court and the court then ordered to issue a quasi contract। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का केस है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू विच रिसिपिएंट वाई हैज टू पे बैक द कॉस्ट ऑफ आइटम टू द पार्टी हु पेड फॉर देम इनिशियली। तो यहाँ पर वाई को उस आइटम की, जो आइटम मंगाई गई थी, क्या मंगाया गया था? पिज्जा। पिज्जा की कॉस्ट एक्स को पे करनी होगी। एक्स ने जो पिज्जा ऑर्डर करा था उसका पिज्जा उसके पास नहीं पहुंचा, उसका पिज्जा वाई कंज्यूम कर गया। तो अब वाई की ये लायबिलिटी बनती है कि वो एक्स को उसके पिज्जा की कॉस्ट पे करे। सो इन दिस केस द बेनिफिट ऑफ द गुड्स हैव बीन एंजॉयड बाय द रिसीविंग पार्टी। यहाँ पर जो गुड्स है उसका बेनिफिट किसने एंजॉय करा? वाई ने, रिसीविंग पार्टी ने। तो यहाँ पर अब रिसीविंग पार्टी यानी जो वाई है वो बाउंड हो गया कि वो कंपनसेट करेगा एक्स को। रिसीविंग पार्टी इज बाउंड टू कंपनसेट द फॉर्मर पार्टी यानी जो एक्स है हमारा। लेकिन यहाँ पर वाई ने बोला कि एक बात बताओ कि मैं एक्स को पैसा क्यों दूं? क्या एक्स और मेरे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? हमारे बीच कोई एग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हारा पिज्जा खाऊंगा और बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा? ऐसी कोई बातचीत हुई थी? मेरे पास एक पिज्जा आ गया, मैंने तो मंगाया नहीं था, मेरे पास आ गया तो मैं खा गया, बात खत्म। अब मैं इसके पैसा क्यों दूं? तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि भले ही एक्स और वाई के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कोई इन दोनों के बीच पहले बातचीत नहीं हुई थी इस चीज को लेकर, लेकिन यहाँ पर वाई ने एक्स के गुड्स के बेनिफिट्स को एंजॉय कर लिया। वाई को ये भी तो किसी ने नहीं कहा था कि एक्स के पिज्जा को कंज्यूम कर ले, लेकिन वाई ने तब भी कंज्यूम कर लिया ना। दूसरे के गुड्स के बेनिफिट को अगर आप कंज्यूम करते हो तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है। लॉ आपके ऊपर ये लायबिलिटी इंपोज करता है कि आप उस गुड्स के पैसे ओरिजिनल ऑनर को पे करोगे। तो ये बन गया हमारा एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वाई जो है एक्स को पेमेंट करेगा। क्वाजी का मतलब होता है एज इफ। एज इफ का मतलब जैसे कि। लॉ कहता है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। असलियत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, दोनों में से किसी पार्टी ने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस की कोई बातचीत नहीं करी, कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाई के ऊपर ड्यूटी इंपोज होगी कि वो एक्स को पेमेंट करे। एक बार इसकी डेफिनेशन देखो, आपको समझ में आएगा। द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मींस एज इफ और सिमिलर टू। एज इफ का मतलब हो गया जैसे कि, या सिमिलर टू का मतलब भी सेम ही हो गया। क्वाजी का मतलब हो गया जैसे कि, एज इफ और कॉन्ट्रैक्ट आगे लिखा हुआ है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा
तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सभी राइट और ऑब्लिगेशन आ जाते हैं जो राइट और ऑब्लिगेशन एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। यानी अगर आप एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसके अंदर आप ऑफर एक्सेप्टेंस देकर सभी एसेंशियल एलिमेंट को पूरा करते हो, उसके अंदर जो भी राइट्स और ड्यूटीज होती हैं वो सभी राइट्स और ड्यूटीज जो है इस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी होती हैं। ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एकदम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही सिमिलर होता है, बस फर्क यह है कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करती है म्यूचुअल कंसेंट के साथ, एक ऑफर देता है दूसरा एक्सेप्ट करता है और दोनों अपनी मर्जी से अपनी राइट्स और ड्यूटीज को तय करती हैं। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज के बीच कोई भी बातचीत नहीं होती, किसी भी तरीके का कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तो किसी अनजान पर्सन के बीच भी बन सकता है। हम कह सकते हैं इसको ये जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। इट ऑल्सो क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ पर भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं, पार्टीज की लायबिलिटी क्रिएट होती है। इन रियलिटी इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक्चुअल में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट एक्सेट्रा आर नॉट प्रेजेंट, तो कोई भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर पार्टीज की कोई इंटेंशन भी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। इट इज एन ऑब्लिगेशन व्हिच द लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में लॉ जो है पार्टीज के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करता है, यानी ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। सच ऑब्लिगेशन इज इंपोज्ड बाय लॉ, लॉ इस ऑब्लिगेशन को इंपोज कर रहा है, आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये हम एग्जांपल देख चुके हैं। आगे बात करें तो अभी अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ते चलो। आगे हम कई सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अगर बात करें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डू नॉट यूज द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच ऑब्लिगेशन, तो जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कोई भी टर्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूज नहीं करा गया है। तो फिर हम इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है, लेकिन लिखा किस तरीके से है उसको देख लेते हैं। इट डिस्क्राइब द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एज सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब करा गया है सर्टेन रिलेशंस, यानी पार्टीज के बीच आपस में एक सर्टेन रिलेशन बनेगा जो रिजेंबलिंग का मतलब क्या होता है? सेम एज इट इज होगा, किसकी तरह? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, यानी जिस तरीके से हमारा जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके अंदर जो रिलेशन होते हैं वही सभी सेम रिलेशन हमारे इस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे। दीज आर कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज द रिजल्ट ऑफ दीज ऑब्लिगेशन रिजेंबल्स दोज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज अंडर सच रिलेशन आर पुट इन द सेम पोजीशन एज इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज की पोजीशन होती है वही पोजीशन यहाँ पर भी पार्टीज की होगी, वही लायबिलिटीज होंगी, वही राइट्स होंगे। ये जो हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ये एक बेसिस पे चलता है, यानी एक प्रिंसिपल पे चलता है। एक प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, जस्टिस मतलब सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। गुड कंसाइंस मतलब आप जो है एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हो, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो वो तभी होगा जब सभी के बीच इक्वालिटी होगी और सभी को जस्टिस मिलेगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है उसका बेस क्या होता है? इक्विटी, जस्टिस एंड good conscience. They aim at prevention of unjust enrichment, that is no man must grow rich out of another person's cost. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस का, इसका एम क्या है? इसका एम है अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब ये अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है? ये एक मैक्सिम है, मैक्सिम मतलब कहावत। इसका मतलब क्या है? नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन कॉस्ट, यानी कोई भी पर्सन रिच नहीं हो सकता दूसरे पर्सन की कॉस्ट पर। एक पर्सन का नुकसान हो रहा है, किसी पर्सन की कॉस्ट लग रही है और आप उसकी कॉस्ट के ऊपर रिच हो रहे हो, तो ऐसा लॉ होने नहीं देगा। कभी भी किसी के हक के बेनिफिट को नहीं मार सकते। यहाँ पर हमारे एग्जांपल के अंदर जो पिज्जा था वो किसका था? किसका राइट था उसके ऊपर? उसके ऊपर एक्स का राइट था क्योंकि एक्स ने पैसा पे करा था, लेकिन एक्स के पिज्जा को, एक्स का हक था उस पिज्जा के ऊपर जिसको वाई ने कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर भी अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल लगा था। वाई ने जो है एक्स के पिज्जा को कंज्यूम किया, यानी दूसरे की कॉस्ट पर खुद बेनिफिट उठाया, तो इसलिए लॉ ने वाई को बोला कि वो एक्स को उसके पिज्जा के पैसे वापस करे। तो अनजस्ट एनरिचमेंट के बेस पर ही हमारा ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। अभी हम कई सारे और एग्जांपल देखेंगे, वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सेलिएंट फीचर की बात करें, कुछ सेलिएंट फीचर्स है हमारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। सबसे पहला फीचर हमारा इन द फर्स्ट प्लेस सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी। तो यहाँ पर जो राइट मिलता है वो कौन सा राइट मिलता है? राइट टू मनी का। एक्स के पास राइट है कि वो वाई से पैसा क्लेम कर सकता है, अपने पिज्जा का पैसा वापस मांग सकता है। एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। अब ये लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी क्या होता है? लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी का मतलब आप समझ सकते हो लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे अपने एक चैप्टर के अंदर, वहां पर हम लिक्विडेटेड डैमेजेस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब हो गया एक जेन्युइन और फेयर प्राइस। तो जो भी जेन्युइन और फेयर प्राइस बनेगा
वो लौटाना होगा, तो जो भी जेन्युइन फेयर कॉस्ट होगी वही हमारा राइट टू मनी बनेगा। तो अभी के लिए लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी के ऊपर आप मत जाओ, वो हम आगे देख लेंगे अपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर के अंदर, वहां पर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न बट इट इज इम्पोज बाय लॉ। तो यहाँ पर पार्टीज के बीच कोई एग्रीमेंट तो नहीं होता, जो भी ऑब्लिगेशन इंपोज करेगा वो लॉ इंपोज करेगा, तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। थर्ड है हमारा, it is a right which is available not against the whole world but against a particular person or persons only। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हमें एक राइट मिलता है, और वो राइट कौन सा है, वो राइट है हमारा राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो कौन सा राइट मिलता है वो हमें बता दिया। अब ये भी बता रखा है कि कौन सा राइट नहीं मिलता, तो कौन सा राइट नहीं मिलता, राइट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड। अब ये दोनों राइट होते क्या है, इनके अंदर होता क्या है वो हमें जानना है। तो समझते हैं आखिर राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन क्या होता है या फिर राइट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड क्या होता है। तो ये देखो नीचे, राइट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं राइट इन रेम, यानी जो आपको राइट मिलता है अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज वो राइट आपका राइट इन रेम कहलाता है। और जो राइट आपको राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जो राइट आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर मिलता है वो राइट कहलाता है आपका राइट इन पर्सोनम। अभी ये राइट इन पर्सोनम क्या होता है, राइट इन रेम क्या होता है, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन क्या होता है, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। तो इसको समझते हैं हम कुछ एग्जांपल से। एग्जांपल देखो यहाँ पर, सबसे पहला हमारा ये एग्जांपल है जिसके अंदर दो पार्टीज हैं। इफ एक्स सेलर एंड वाई परचेजर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, एक्स और वाई यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, सेल ऑफ लैंड का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक्स जो है सेलर है यानी ये लैंड को सेल कर रहा है, और वाई जो है बायर है, परचेजर है, जो लैंड को परचेज कर रहा है। तो एक्स और वाई के बीच लैंड की सेल को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें वाई के पास एक राइट आया, और वो राइट कौन सा राइट है, वाई विल ओनली हैव राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट एक्स। तो यहाँ पर वाई के पास एक राइट है जो कि है हमारा राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम क्या होता है, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पर वाई के पास जो राइट है वो सिर्फ एक्स के अगेंस्ट है। वाई के पास राइट क्या है, वाई परचेजर है, तो परचेजर के पास क्या राइट होता है, परचेजर के पास राइट होता है कि जिस चीज को वो परचेज करने जा रहा है वो चीज उसके पास सही से पहुंच जाए। तो यहाँ पर वाई एक्स से लैंड का क्लेम कर सकता है कि टाइमली जो है लैंड उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाए। एक्स जो है बिना कोई आनाकानी करे, बिना कुछ गड़बड़ करे, वाई के नाम पर जो है सही से लैंड को ट्रांसफर कर दे। तो यहाँ पर वाई के पास राइट इन पर्सोनम है, यानी वो एक्स के अगेंस्ट अपने राइट को इस्तेमाल कर सकता है और लैंड की डिमांड कर सकता है। अब ये बताओ, इसको हमने राइट इन पर्सोनम ही क्यों कहा, क्योंकि वाई क्या किसी और से अपनी लैंड की डिमांड कर सकता है, एक्स के अलावा किसी और से लैंड मांग सकता है, एक्स के अलावा लैंड को लेकर किसी और के खिलाफ केस कर सकता है, किसी और के खिलाफ अपने राइट को इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल नहीं। जब एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जिस चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस चीज को लेकर वाई का राइट सिर्फ एक्स के अगेंस्ट है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं एक्स का क्या राइट है, एक्स के पास राइट है कि जैसे ही वो लैंड को ट्रांसफर करेगा वाई के फेवर में, वैसे ही एक्स जो है उससे सेल प्रोसीड मांग सकता है, यानी जो लैंड का प्राइस है, जिस प्राइस पर लैंड को बेचा गया है वो प्राइस वाई से डिमांड कर सकता है। तो एक्स के पास राइट है पैसा डिमांड करने का, किसके अगेंस्ट, वाई के अगेंस्ट। तो एक्स के पास भी यहाँ पर राइट इन पर्सोनम है, किस चीज को लेकर, सेल प्रोसीड को लेकर, किसके अगेंस्ट है, वाई के अगेंस्ट। उसी तरीके से वाई के पास भी राइट इन पर्सोनम है, किसके अगेंस्ट, एक्स के अगेंस्ट, किस चीज को लेकर, लैंड को लेकर। तो बायर हो चाहे सेलर हो, जब दो पार्टीज के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों के पास जो है एक दूसरे के अगेंस्ट राइट इन पर्सोनम होता है। अब समझते हैं राइट इन रेम क्या होता है। However, after execution and registration of the sale deed, Y will have right in rem. Y के पास right in rem आ गया against the world at large। तो जैसे ही Y के नाम पर जो है लैंड ट्रांसफर हो जाएगी, सेल डीड बन जाएगी, Y के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी लैंड की, वैसे ही Y के पास जो है राइट इन रैम आ जाएगा उस लैंड को लेकर। राइट इन रैम क्या होता है, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी Y उस लैंड का ओनर है, तो वाई के पास ये राइट है कि वो लैंड उससे कोई नहीं छीन सकता, वो लैंड का मालिक वो खुद है और वो उस लैंड की ओनरशिप के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो उसके पास राइट इन रैम आ गया उस लैंड को लेकर अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। तो राइट इन रैम जो है वो हमेशा एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है, जबकि राइट इन पर्सोनम जो है वो पर्संस के बीच आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ऑन द सेल ऑफ कार, जब कार की सेल होती है तो उस समय पर दोनों ही पार्टीज के पास राइट इन पर्सोनम आएगा। जब कार सेल होगी तो जो परचेजर है वो कह सकता है कि मुझे कार चाहिए, कार की ओनरशिप चाहिए, जबकि जो सेलर है वो परचेजर से सेल प्रोसीड की डिमांड कर सकता है, यानी मुझे जो है कार के अगेंस्ट पैसा चाहिए। तो ऊपर वाला एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा था कि परचेजर के पास राइट इन पर्सोनम आता है, जब लैंड की सेल हो रही थी तो वाई जो परचेजर है उसके पास राइट इन पर्सोनम आ गया था अगेंस्ट एक्स। उसी तरीके से अगर हम बात करें सेलर की, तो यहाँ पर बता रखा है जब कार की सेल होगी या किसी भी चीज की सेल होगी तो सेलर के पास भी एक राइट आता है, किस चीज का, सेल प्रोसीड का। द राइट टू रिसीव सेल प्रोसीड इज अ राइट इन पर्सोनम एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द परचेजर ऑफ द कार। तो यहाँ पर ये सेलर जो है कार के पैसे किससे मांग सकता है,
क्या पूरी दुनिया से मांग सकता है? नहीं, सिर्फ परचेजर ऑफ अ कार से मांगेगा। जिन दो पार्टीज के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही दो पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट अपने राइट का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनते ही दोनों पार्टीज के बीच में एक दूसरे के अगेंस्ट राइट इन पर्सोनम आ जाता है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और एग्जांपल देखते हैं। इफ ए एडवांस अ लोन टू बी, तो ए अगर बी को लोन देता है तो जैसे ए ने बी को लोन दिया, ए के पास जो है राइट इन पर्सोनम आ गया। ए विल ओनली हैव अ राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट बी। ए के पास जो राइट इन पर्सोनम है किसके अगेंस्ट है? बी के अगेंस्ट। किस चीज को लेकर राइट है? फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट देयरऑन। एक और एग्जांपल देखते हैं। ओनरशिप ऑफ अ हाउस इज अ राइट इन रेम। तो अगर आपके पास कोई घर है, उसकी ओनरशिप आपके पास है, तो वो आपका राइट इन रेम है। उस हाउस की ओनरशिप के लिए आप पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकते हो, आपकी उस ओनरशिप को कोई भी पर्सन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही हम बात करें राइट टू रिसीव द रेंट, अगर आपने अपने हाउस को रेंट पे दिया हुआ है तो आपके पास रेंट रिसीव करने का राइट है, लेकिन जो राइट टू रिसीव रेंट है वो किसके अगेंस्ट होगा? टेनेंट के अगेंस्ट होगा। टेनेंट के अलावा क्या आप किसी और से रेंट रिसीव कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपके पास जो राइट टू रिसीव रेंट है वो सिर्फ किसके अगेंस्ट है? टेनेंट के अगेंस्ट। तो राइट टू रिसीव रेंट हमारा राइट इन पर्सोनम है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट है, जबकि ओनरशिप ऑफ अ हाउस जो है वो राइट इन रेम है। तो क्लियर हो गया आपको राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम का कॉन्सेप्ट। तो राइट इन रेम जो है वो हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अ पर्सन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। एंटायर वर्ल्ड से हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। जबकि बात करें राइट इन पर्सोनम की, इट जनरली विल कॉरेस्पोंडेंट विद अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द सैड पर्सन और पार्टी। तो राइट इन पर्सोनम जो है जनरली ड्यूटी इम्पोज करता है पार्टीज के ऊपर। तो एक्स और वाई ने यहाँ पर लैंड की सेल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वाई के पास यहाँ पर राइट इन पर्सोनम आया था, तो वाई ने अपने राइट इन पर्सोनम का इस्तेमाल कर एक्स से परफॉर्मेंस की डिमांड करी। तो जैसे ही किसी पार्टी के पास राइट इन पर्सोनम आता है, वैसी जो है दूसरी पार्टी की ड्यूटी इंपोज हो जाती है, यानी दूसरी पार्टी की लायबिलिटी इंपोज हो जाती है कि उसको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी होगी। तो ऊपर हम देख रहे थे हमारा तीसरा फीचर कह रहा था कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमें राइट मिलता है वो राइट कौन सा? राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी राइट इन पर्सोनम। एक्स जो है वाई से अपने पिज्जा के पैसों की डिमांड कर सकता है, और सिर्फ वाई से ही कर सकता है। वाई के अलावा क्या किसी और से पिज्जा के पैसे मांग सकता है? बिल्कुल नहीं मांग सकता। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी की बात तो होती नहीं है, सिर्फ जो भी अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ होता है उसकी रिकवरी की बात होती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये हमारे सेलिएंट फीचर हो गए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो अभी तक हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका बेस क्लियर कर लिया। लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ा वहां से क्वेश्चन एग्जाम में जनरली कम आता है। एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, सर्कमस्टांसेस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप इसको कह सकते हो काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। हम यहाँ पर 5 काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जिसके अंदर लॉ जो है अनजस्ट एनरिचमेंट के ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन लगाएगा पार्टीज के ऊपर। यानी जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी की कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूम किया होगा उस पार्टी के ऊपर क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन लगेगा, और उस पार्टी को दूसरी पार्टी का पैसा लौटाना होगा, यानी दूसरी पार्टी को रीइंबर्स करना होगा। रीइंबर्स का मतलब क्या होता है? दूसरे के पैसे को लौटाना या दूसरे के किसी सामान को लौटाना। अगर आपने दूसरे की किसी चीज का इस्तेमाल करा है तो आपकी ये लायबिलिटी बनती है कि आप उसको रीइंबर्स करो, यानी उसकी चीज को वापस लौटाओ। तो यही सब चीजें हमें यहाँ देखनी है। हमारे पास सेक्शन 68 टू 72 है जो हमें 5 काइंड्स देता है क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन 68 के अंदर दिया गया है। क्या बोला गया है यहाँ पर? बात हो रही है पर्सन्स इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। पर्सन्स इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग से आपको याद आया, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पर हमने देखा था इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग यानी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। जो पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं उसके ऊपर ये सेक्शन लग रहा है, सेक्शन नंबर 68। ये सेक्शन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था कि आप माइनर को अगर कोई भी नेसेसरी सप्लाई करते हो तो लॉ माइनर के ऊपर लायबिलिटी इंपोज करेगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से पर्सनली लायबल नहीं होगा। माइनर कभी भी, माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो माइनर अपनी प्रॉपर्टी में से उस नेसेसरीज की पेमेंट करेगा। यहाँ पर हमें उसी सेक्शन नंबर 68 को थोड़ा सा और डिटेल में देखना है। तो सेक्शन नंबर 68 क्या कहता है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 68, इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रैकेट वाला भी छोड़ दो, अभी ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अगर अ पर्सन, कौन सा पर्सन? जो इनकैपेबल है ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इनकैपेबल है, उस पर्सन की बात हो रही है। और किसकी बात कर रहा है ये? और एनीवन whom he is legally bound to support, कोई भी जिसे वह कानूनी रूप से सपोर्ट देने के लिए बाउंड हो। एनीवन whom he is legally bound to support, कुल मिलाकर 2 पर्सन की बात हो रही है। जो पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है वो पर्सन, या फिर उस इनकैपेबल पर्सन के ऊपर जितने पर्सन डिपेंडेंट हैं उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर। अब क्या बोला गया? इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। यहाँ पर जो 2 पर्सन की बात करी गई है, उन 2 पर्सन्स को कोई अनदर पर्सन नेसेसरी सप्लाई कर रहा है जो सूट करे उनकी लाइफ की कंडीशन से। अब देखो नेसेसरी हर पर्सन की अलग अलग होती है, किसी की नेसेसरी बहुत कम होती है, किसी की नेसेसरी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर नेसेसरी की बात हो रही है, लग्जरी की बात नहीं हो रही। अगर कोई अनदर पर्सन किसी
इनकैपेबल पर्सन या उस पर डिपेंडेंट किसी पर्सन को नेसेसरी सप्लाई करता है। तो यहाँ पर जो अनदर पर्सन है जो नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उसको लॉ ने राइट दिया है। क्या राइट दिया है? द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाई इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। जो पर्सन नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उस पर्सन के पास ये राइट आ जाता है, वो पर्सन एंटाइटल हो जाता है कि वो रीइंबर्स कर सकता है, यानी जितने की नेसेसरी उसने सप्लाई करी है उतना पैसा वो उस इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है। तो इनकैपेबल पर्सन कौन होता है? हमारा माइनर हो सकता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड सच एज लुनेटिक्स एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल देख रहे थे, ए सप्लाइड टू बी अ माइनर। बी कौन है? यहाँ पर बी माइनर है, तो ए जो है बी को नेसेसरी सप्लाई कर रहा है। इन दिस केस A is entitled to reimburse from B's property। तो यहाँ पर A के पास राइट आता है कि वो अपनी नेसेसरीज की रीइंबर्समेंट कर सकता है B की प्रॉपर्टी से। यही बात ऊपर लिखी हुई थी। दूसरा एग्जांपल देखो, A supplied to the wife and children of B। B कौन है? B यहाँ पर लुनेटिक है, तो B के फैमिली मेंबर यानी वाइफ और चिल्ड्रन जो कि B के ऊपर डिपेंडेंट है, लीगली डिपेंडेंट है, उनको जो है A नेसेसरी सप्लाई कर रहा है। तो इस केस में A के पास राइट आएगा कि वो अपनी नेसेसरीज की पेमेंट किससे रिकवर कर सकता है? B की प्रॉपर्टी से। A is entitled to be reimbursed from B's property। एक और एग्जांपल देखो, राकेश इज मेंटली डिसेबल्ड। राकेश जो है मेंटली डिसेबल्ड है, इसका मतलब राकेश जो है इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर मोहित प्रोवाइड राकेश विद सम नेसेसिटीज सच एज एसेंशियल गुड्स। तो मोहित ने जो है राकेश को कुछ नेसेसरी सप्लाई करी। ऑन दी अदर हैंड राकेश इज अनेबल टू पे ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड हिज इलनेस। तो राकेश के पास लैक ऑफ फंड है, वो मोहित के द्वारा प्रोवाइड करी गई नेसेसरीज की पेमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल बन रहा है, ये एग्जांपल बन रहा है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पर मोहित के पास राइट आ गया, मोहित इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द राकेश एसेट। मोहित ने जो नेसेसरी सप्लाई करी है उसका पैसा जो है मोहित राकेश की एसेट से ले सकता है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन नंबर 68 ने दो कंडीशन लगा दी। ऑल्दो मोहित मस्ट शो टू फैक्टर्स टू वैलिडेट हिज क्लेम। तो यहाँ पर मोहित को जो है दो फैक्टर्स शो करने होंगे, यानी दो कंडीशंस पूरी करनी होंगी, तभी जो है मोहित उन नेसेसरीज के अगेंस्ट पैसा क्लेम कर सकता है। दो कंडीशंस कौन सी लगा रखी है? पहली, राकेश इज मेंटली डिसेबल्ड। मोहित को ये प्रूव करना होगा कि राकेश जो है मेंटली डिसेबल्ड था, यानी जिस पर्सन को मैंने नेसेसरी सप्लाई करी है वो पर्सन इनकैपेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग था। दूसरा क्या कह रहा है? द गुड्स सप्लाइड वर नेसेसरी फॉर राकेश एट द टाइम दे वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोहित ने जो राकेश को सामान सप्लाई करा वो सामान जो है नेसेसरी होना चाहिए, किसके लिए? राकेश के लिए। यानी जिस टाइम पर मोहित ने गुड्स सप्लाई करे थे राकेश को, उस टाइम पर राकेश के लिए वो चीजें नेसेसरी आइटम थी, उसके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट थी। आप उसको जो है सिर्फ नेसेसरी आइटम ही सप्लाई करोगे, लग्जरी आइटम या नेसेसरी से ऊपर कोई भी आइटम सप्लाई नहीं करोगे। अगर करते हो तो उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ किस चीज की पेमेंट मिलेगी? नेसेसरी की। यहाँ पर नेसेसरी की रिकवरी हो सकती है, उसके अलावा और किसी चीज की रिकवरी नहीं होगी। तो दो बातें सप्लायर को साबित करनी है, यानी मोहित को साबित करनी है कि उसने जो सामान सप्लाई करा है वो इनकम्पिटेंट पर्सन को करा है। दूसरी बात कि जो भी सामान सप्लाई करा है वो सामान उस पर्सन की नेसेसरी था। तो यही दो कंडीशन ऊपर लिखी गई है, यही दो बातें ऊपर लिखी गई है टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम। यहाँ पर जो सप्लायर का क्लेम है उसके लिए सप्लायर को दो कंडीशन पूरी करनी होगी। सप्लायर मस्ट प्रूव नॉट ओनली दैट द गुड्स वर सप्लाइड टू अ पर्सन हु वाज माइनर और लुनेटिक बट आल्सो दे वर स्विचेबल टू हिज एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ सेल एंड डिलीवरी। तो ये हमारा पहला काइंड हो गया, या मैं कहूं पहला क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप हो गया। सेक्शन नंबर 68 के अंदर दिया हुआ है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। यह में दिया गया सेक्शन नंबर 69 के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 69 ऑफ द एक्ट, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी व्हिच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स बाय द अदर। अब इस सेक्शन 69 की बेयर एक्ट की डेफिनेशन को देखने से पहले इसी डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, समझते हैं आखिर ये सेक्शन क्या कह रहा है, उसके बाद इस डेफिनेशन पर वापस आएंगे। पहले देखते हैं सिंपल वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। A person makes the payment which is legal duty of another person। यहाँ पर एक पर्सन जो है कुछ पेमेंट करेगा और वो पेमेंट करना दूसरे पर्सन की लीगल ड्यूटी होगी, यानी जो पर्सन पैसा पे करेगा वो पर्सन लीगली बाउंड नहीं है उस पैसे को पे करने के लिए। लीगली बाउंड कौन है? दूसरा पर्सन, लेकिन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे पहला पर्सन पेमेंट कर रहा है। अभी तक इतनी बात लिखी हुई है, आगे देखते हैं। इन सच केसेस द पर्सन हु हैज मेड द पेमेंट कैन रिकवर सच मनी फ्रॉम द पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू पे। क्या लिखा हुआ है कि जो पर्सन पैसा पे करेगा, यानी जो पर्सन एक्चुअल में पैसा पे कर रहा है, वो पर्सन दूसरे पर्सन से अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। अब दूसरा पर्सन कौन है? दूसरा पर्सन वो पर्सन है जो लीगली बाउंड था इस पैसे को देने के लिए। ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है। दो पर्सन है, एक पर्सन वो है जिसकी एक्चुअल लायबिलिटी बनती है पैसा पे करने की, और एक दूसरा पर्सन है जो एक्चुअल में पैसा पे कर रहा है। तो यहाँ पर लॉ कह रहा है कि जो पर्सन एक्चुअल में पैसा पे कर रहा है वो पर्सन अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। किससे? उस पर्सन से जिसकी एक्चुअल लायबिलिटी बनती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। बी होल्ड लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज गारंटेड बाय ए द जमींदार। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। बी के पास एक लैंड है जो कि उसने लीज पे लिया, किससे? ए से। ए कौन है? ए एक जमींदार है, उसने बी को अपनी लैंड जो है लीज पर दी हुई है। द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट।
तो यहाँ पर जो है उस लैंड के ऊपर, जो लैंड बी ने लीज पर ली हुई है, उस लैंड के ऊपर कुछ टैक्सेस अनपेड हैं जो कि ए को देने, ए उस लैंड का ओनर है, तो ए की एक्चुअल लायबिलिटी बनती है कि वो उस लैंड के ऊपर जो भी टैक्सेस हैं वो टैक्सेस गवर्नमेंट को टाइमली पे करे। तो उस लैंड के ऊपर कुछ टैक्सेस रह रहे हैं जो ए ने अभी तक पे नहीं करे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जो है उस लैंड को सेल के लिए ऑक्शन पे लगा दिया। अब अगर वो लैंड जो है सेल हो जाती है तो उस लैंड के सेल होने से बी का नुकसान है। बी ने तो वो लैंड लीज पे ली हुई है, बी उस पे फार्मिंग कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो अगर लैंड सेल हो गई तो बी का तो नुकसान हो जाएगा, बी के हाथ से तो वो लैंड चली जाएगी। तो यहाँ पर अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेल विल बी एन्यूलमेंट ऑफ बीज लीज। तो यहाँ पर लैंड के सेल होने का कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि बी की लीज खत्म हो जाएगी, बी की लीज जो है वो कैंसिल हो जाएगी। एन्यूलमेंट का मतलब होता है कैंसिल। तो बी जो है अपने नुकसान को बचाने के लिए, बी ये नहीं चाहता कि वो लैंड उसके हाथ से चले जाए, इसीलिए बी जो है ए के बिहाफ पे गवर्नमेंट को वो एरियर पे कर देता है, यानी उस लैंड से रिलेटेड जो भी पेमेंट बची होती है वो पेमेंट वो गवर्नमेंट को कर देता है। अब गवर्नमेंट को तो सिर्फ रिवेन्यू से मतलब है, वो रिवेन्यू कोई भी दे, ओनर दे या फिर जो है कोई और पर्सन दे, गवर्नमेंट को उसका रिवेन्यू मिल गया, बात खत्म, तो वो लैंड जो है बच गई। तो बी ने ऐसा क्यों करा, टू प्रिवेंट द सेल। बी चाहता था कि उस लैंड की सेल ना हो, तो उस लैंड की सेल को रोकने के लिए बी ने ऐसा करा। एंड द कॉन्सिक्वेंट annulment ऑफ हिज ओन लीज पेज टू द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम ए। तो ए ने जो पैसा पे करना था वो पैसा किसने पे कर दिया, बी ने पे कर दिया, जबकि एक्चुअल में लीगली बाउंड कौन था पैसा पे करने के लिए, ए ओनर है, उस लैंड के ऊपर कोई भी टैक्स बनेगा तो वो ए की लायबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को पे करे, तो ए लीगली बाउंड था उस पैसे को देने के लिए जो कि बी ने पे कर दिया। तो सेक्शन नंबर 69 कहता है यहाँ पर कि अब जो है ए बाउंड होगा कि वो बी को जो है उसके पैसा वापस करे। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ये सेक्शन कहता है ए और बी दो पार्टीज हैं, ए एक्चुअली में लीगली बाउंड था पैसा पे करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ए ने पैसा नहीं दिया, किसने पैसा दिया, बी ने दिया। बी ने आखिर गवर्नमेंट को पैसा क्यों दिया, क्योंकि बी का इंटरेस्ट था उस लैंड के ऊपर, बी बाउंड नहीं था पैसा देने के लिए, लेकिन बी का उस लैंड के ऊपर इंटरेस्ट था, बी ने उस लैंड को लीज पे लिया था, बी उस पे फार्मिंग कर रहा था, तो बी ने जो है अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया। तो एक पर्सन जिसका इंटरेस्ट है, दूसरा पर्सन जो लीगली बाउंड है, यही लैंग्वेज और यही वर्ड्स सेक्शन नंबर 69 के अंदर दिए गए। यहाँ पर क्या लिखा गया था, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी। बी जो था इंटरेस्टेड था पेमेंट करने के लिए, क्यों, क्योंकि बी का उस लैंड के ऊपर इंटरेस्ट था, जबकि विच अनदर इज लीगली बाउंड बाय लॉ टू पे, जबकि उस पैसे को पे करने के लिए लीगली बाउंड कौन था, वो अनदर पर्सन, यानी ए, तो जो अनदर पर्सन था वो लीगली बाउंड था उस पैसे को पे करने के लिए। एंड हु देयरफॉर, हु कौन है यहाँ पर, वो पर्सन जो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड पर्सन जिसने एक्चुअल में पैसा पे करा है, हु देयरफॉर पेज इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स्ड बाय अदर, यानी सेक्शन नंबर 69 उसे राइट दे रहा है कि वो उस अदर पर्सन से, यानी जो लीगली बाउंड था उस पर्सन से अपने पैसे को रीइंबर्स करवा सकता है। अब इसके और भी एग्जांपल देखते हैं, आगे देखते चलो। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द रिकवरी ऑफ पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन को अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो उसको लेकर लॉ ने कंडीशन लगाई है कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी इंटरेस्टेड पर्सन को उसका पैसा अदर पर्सन से वापस मिलेगा। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, इंटरेस्ट इन मेकिंग पेमेंट। द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट शुड बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। द पेमेंट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट व्हिच इज sought टू बी प्रोटेक्टेड शुड बी बोना फाइड एंड लीगली रिकॉग्नाइजेबल। क्या बोला गया है, पहली बात, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए पेमेंट करने को लेकर। बी का इंटरेस्ट था पेमेंट करने को लेकर, तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट किस चीज को लेकर कर रहे हो, टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बी ने भी यहाँ पर पेमेंट करी थी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड द इंटरेस्ट इज sought टू बी प्रोटेक्टेड शुड बी बोनाफाइड, और जो इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वो इंटरेस्ट आपका बोनाफाइड होना चाहिए, यानी आप उस लैंड के ऊपर कोई इलीगल काम कर रहे हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर एक केस लॉ देखते हैं, 1950 का एक केस है। इसमें क्या हुआ था, अ महाराजा सोल्ड सर्टेन मिल्स विदाउट पेइंग म्युनिसिपल टैक्स। तो एक महाराजा था जिसने अपनी मिल को सोल्ड करा था बिना म्युनिसिपल टैक्स पे करे। म्युनिसिपल टैक्स किसको पे करा जाता है, लोकल अथॉरिटी को। तो उस मिल के ऊपर जो है कुछ टैक्स बचा हुआ था गवर्नमेंट का, और बिना वो टैक्स पे करे महाराजा ने उस मिल को किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दिया। अब गवर्नमेंट को टैक्स मिला नहीं, गवर्नमेंट ने जो है मिल को ऑक्शन पे लगा दिया। अब महाराजा का क्या जाता है, महाराजा ने तो उस मिल को बेच दिया। अब जिसने वो मिल को खरीदा वो जाने या गवर्नमेंट जाने, तो बायर यानी जो पर्सन ने मिल खरीदी थी उस पर्सन ने वो टैक्स पे कर दिया। द बायर पेड द टैक्सेस टू सेव द प्रॉपर्टी। बायर ने मिल को बचाने के लिए वो टैक्स पे कर दिया। उसके बाद केस कर दिया महाराजा के ऊपर कि महाराजा जो है अब मुझे ये म्युनिसिपल टैक्स वापस करे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स पे करने की एक्चुअल लायबिलिटी किसकी बनती थी, उस महाराजा की। वो म्युनिसिपल टैक्स तब तक का था जब तक उसका ओनर कौन था, महाराजा, यानी पुराना म्युनिसिपल टैक्स था जिसको पे करने की एक्चुअल लीगल लायबिलिटी महाराजा की बनती थी। लेकिन महाराजा ने बिना टैक्स पे करे वो मिल जो है दूसरे पर्सन को सेल कर दी। अब बायर को जो है उस टैक्स को पे करना पड़ा, भाई उसका इंटरेस्ट है उसके ऊपर। अब ये मिल उसकी है,
उसको अपनी मिल को बचाना है। ये जो बायर है ये एक्चुअल में लीगली बाउंड नहीं है टैक्स पे करने के लिए। लीगली बाउंड कौन है? महाराजा की लायबिलिटी बनती थी, तो बायर के पास ये राइट आ गया कि वो उस महाराजा के खिलाफ केस करके अपने उस पैसे की रीइंबर्समेंट कर सकता है जो पैसा उसने गवर्नमेंट को पे करा। इट वाज हेल्ड दैट बाय एग्रीइंग टू परचेज द प्रॉपर्टी ही हैज एक्वायर्ड सफिशिएंट इंटरेस्ट इन इट टू सेफगार्ड। एक और केस देखते हैं, 1906 का केस है। A was the owner of certain property, B was liable to area of government revenue. A's goods was wrongly attached to realize the area due from B. In order to save his property, A paid the government the sum due from B. तो यहाँ पर क्या हुआ था? दो पार्टीज है A और B। A कौन है? ए जो है ओनर है कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी का। ए के पास कुछ गुड्स है जिसका वो ओनर है। गुड्स को भी हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, गुड्स भी ए की प्रॉपर्टी है। अब बी कौन है? बी ने जो है गवर्नमेंट का कुछ पैसा देना बाकी है, यानी बी जो है लाइबल है टू पे एरियर ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब हुआ क्या, एक दिन जो ए के गुड्स थे वो गलती से बी के घर पे चले गए, यानी बी की प्रॉपर्टी पर चले गए वो गुड्स। अब बी के घर के अंदर जो है ए के गुड्स है और बी ने जो है गवर्नमेंट का पैसा नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने जो है बी के घर को यानी बी का जो हाउस है उसको ऑक्शन के लिए सेल पे लगा दिया। भाई सीधी बात है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट ने जो है पैसा रिकवर करने का रास्ता निकाला और बी के घर को ऑक्शन पे लगा दिया। बोला इस घर को बेच के हम अपने पैसे की रिकवरी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बी के घर के अंदर जो है ए के गुड्स पड़े हुए, ए का तो कोई पैसा नहीं बनता गवर्नमेंट को देने के लिए, तो गलत तरीके से कुछ ऐसा हुआ जिससे जो है बी की प्रॉपर्टी के साथ ए के गुड्स जो है अटैच हो गए और गवर्नमेंट ने जो है बी की प्रॉपर्टी को सेल पे लगा दिया। तो उस घर के अंदर ए के गुड्स पड़े हुए, तो हो क्या रहा है कि ए के गुड्स भी साथ में जो है अटैच होकर रियलाइज हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल में पैसा बी ने देना है ना कि ए ने। तो ए ने जो है अपने गुड्स को बचाने के लिए, ए के जो गुड्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ए के लिए बहुत जरूरी थे, तो ए ने जो है अपने गुड्स को बचाने के लिए टू सेव इस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को बी का जितना भी पैसा ड्यू था वो पैसा पे कर दिया। ए ने गवर्नमेंट को पैसा पे कर दिया ताकि गवर्नमेंट जो है बी के घर को ना बेचे और ए जो है उस घर में से अपने गुड्स को निकाल सके। तो यहाँ पर एक्चुअल लायबिलिटी किसकी बनती थी? गवर्नमेंट को पैसा देने की, बी की। बी लीगली बाउंड था, लेकिन ए का जो है उस घर के ऊपर इंटरेस्ट था। किस बात का इंटरेस्ट था? ए के गुड्स पड़े थे उस घर के अंदर, तो ए ने अपने गुड्स बचाने के लिए बी के एरियर को पे करा, तो ए ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट करी है, जबकि ए लीगली बाउंड नहीं था। लीगली बाउंड कौन था? बी। तो यहाँ पर क्या बोला गया? कोर्ट ने बोला कि जो ए है वो एंटाइटल है टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी, तो ए जो है अपने पैसे को क्लेम कर सकता है, अपने पैसे को रिकवर कर सकता है जो पैसा उसने बी के बिहाफ पे दिया। तो समझ में आ गया आपको? पहली कंडीशन क्लियर हो गई, इंटरेस्ट इन मेकिंग पेमेंट। दूसरी कंडीशन देखते हैं, नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट। जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसका खुद का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी उसका सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। वो पेमेंट कर रहा है सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्चुअल में उसकी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए पेमेंट करने की। The person who makes the payment should not be legally bound to pay. He should only be interested in making the payment in order to protect his own interest. वो पेमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहता है, ना कि वो लीगली बाउंड है। इसका एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा एक केस लॉ है, इसको आप एक बार देख लो, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केस है हमारा पोर्ट ट्रस्ट मद्रास वर्सेस बॉम्बे कंपनी के बीच। केस के फैक्ट क्या थे एक बार देख लेते हैं। एन एम्प्लॉय ऑफ द पोर्ट ट्रस्ट वाज इंजर्ड व्हेन ऑन ड्यूटी। एक एम्प्लॉय जो कि पोर्ट ट्रस्ट का था वो इंजर्ड हो गया ऑन ड्यूटी। इंजर्ड हुआ कैसे? ये जो एम्प्लॉय था ये पोर्ट के पास अपना काम कर रहा था, अचानक से जो है इस बॉम्बे कंपनी का एक कार्ट आया जो कि हैवी लोडेड था आयरन मैस से। आयरन मैस क्या होता है? लोहे की जो जालियां होती हैं उनको आयरन मैस बोलते हैं। तो आयरन मैस से लोडेड था ये बॉम्बे कंपनी का ट्रक। अचानक ही जो है आके इस पोर्ट ट्रस्ट के एम्प्लॉय से टकराया और इस पोर्ट ट्रस्ट के एम्प्लॉय को चोट लग गई। चोट भी कोई छोटी मोटी नहीं लगी, काफी सीरियस इंजरी हुई थी इसके पैरों में, जिसकी वजह से अब ये काम नहीं कर सकता। तो जो एम्प्लॉयर था यानी जो पोर्ट ट्रस्ट था उसने अपनी तरफ से एक कंपनसेशन अमाउंट पे करा इस एम्प्लॉय को अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। जब कभी भी किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है, वो भी काफी सीरियस चोट लग जाती है ऑन ड्यूटी, तो उस केस में एम्प्लॉयर के ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लगता है, जो कि एम्प्लॉयर को बाउंड करता है कि वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करे। तो उसी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर ने इस एम्प्लॉय को कंपनसेशन अमाउंट पे करा और कंपनसेशन अमाउंट पे करने के बाद स्पोर्ट ट्रस्ट ने जो है केस फाइल कर दिया किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट। डिफेंडेंट कौन है हमारा? बॉम्बे कंपनी। केस क्यों करा गया? क्योंकि ये पोर्ट ट्रस्ट का कहना था कि जो मेरे एम्प्लॉय को चोट लगी थी वो चोट जो है तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से लगी थी, तुम्हारे कार्ट का जो कार्टमैन था उसकी लापरवाही की वजह से मेरे एम्प्लॉय को चोट लगी है, तो जो भी कंपनसेशन मैंने अपने एम्प्लॉय को पे करा है वो कंपनसेशन तुम मुझे वापस करो। तो जैसे ही मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने सारी बातों को सुना। कोर्ट ने जो है इस पोर्ट ट्रस्ट यानी जो प्लेंटिफ है इसके
केस को डिसमिस कर दिया, द क्लेम वाज डिसमिस, क्लेम को डिसमिस करा गया अंडर सेक्शन 69 और बोला गया कि जो प्लेंटिफ है यानी जो पोर्ट ट्रस्ट है उसने अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करा है। तो ये जो एम्प्लॉयर ने कंपनसेशन पे करा एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती थी। एम्प्लॉयर लीगली बाउंड था इस कंपनसेशन को देने के लिए अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसने कोई दूसरे के बिहाफ पे पैसा पे नहीं करा, इसकी खुद की लीगल लायबिलिटी बन रही थी। और सेक्शन 69 में साफ साफ दिखा है कि जो पर्सन पैसा पे करेगा उसकी कभी भी लीगल लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए पैसा देने की, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पैसा पे कर रहा है। जबकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसने जो कंपनसेशन पे करा एम्प्लॉय को, वो उसकी लीगल लायबिलिटी थी पे करना। क्लियर हो गया? अगली कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारे सामने लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पर्सन। क्या बोला गया कि जो अदर पर्सन है, दो पर्सन होते हैं यहाँ पर, एक पर्सन जो पैसा पे करता है जिसका इंटरेस्ट होता है, दूसरा पर्सन जो लीगली बाउंड होता है। तो उस अदर पर्सन जो लीगली बाउंड है उसके बारे में बात हो रही है। क्या बोला गया? अदर पर्सन शुड बी लीगली बाउंड बाय लॉ टू पे। अदर पर्सन जो है लीगली बाउंड होना चाहिए पैसा पे करने के लिए, एंड नॉट सिंपली मॉरली बाउंड टू पे। उसके ऊपर केस लॉ देखो, 1937 का केस है। अ प्लेंटिफ वाज द ओनर ऑफ अ बॉन्डेड वेयरहाउस। बॉन्डेड वेयरहाउस क्या होता है? यहाँ पर जो है इस वेयरहाउस के अंदर उन गुड्स को रखा जाता है जो गुड्स इंपोर्ट होकर आए होते हैं, यानी ऐसे गुड्स जो इंपोर्ट होकर आए हुए हैं लेकिन अभी तक उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी गई है। कस्टम ड्यूटी पे करे बिना गुड्स जो है बॉन्डेड वेयरहाउस से बाहर नहीं जा सकते। तो इंपोर्टेड गुड्स को इस बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा जाता है, जिसका ओनर कौन है? ए। तो एक ही लायबिलिटी बनती है कि वो ध्यान रखे कि कोई भी गुड्स बिना कस्टम ड्यूटी पे करे इस वेयर हाउस से बाहर ना जाए। तो यही जो है ए हमारा प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल करा है। अब बी कौन है? बी डिफेंडेंट है। बी इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स। बी ने जो है कुछ सर्टेन गुड्स इंपोर्ट करे। तो बी के कुछ गुड्स हैं जो कि कहां पर रखे गए? ए के बॉन्डेड वेयर हाउस में। ए टुक इनटू हिज वेयर हाउस द गुड्स इंपोर्टेड बाय बी। ए जो है अपने बॉन्डेड वेयर हाउस में लेके गया बी के गुड्स को, जो गुड्स बी ने इंपोर्ट करे थे, क्योंकि पहले उन गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, उसके बाद ही उनको वेयर हाउस से क्लियरेंस मिलेगी। दीज गुड्स वर लायबल टू ड्यूटी। ए वाज रिस्पांसिबल टू द कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड एक्साइज इफ द गुड्स गो आउट ऑफ द बॉन्डेड वेयर हाउस विदाउट पेइंग ऑफ ड्यूटीज। तो ए को ध्यान रखना होता है कि कोई भी गुड्स जो है वेयर हाउस से बाहर ना जाए विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। लेकिन हुआ क्या? द गुड्स वर स्टोलन विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए। कस्टम ड्यूटी अभी तक पे नहीं हुई लेकिन गुड्स चोरी हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि ए के अपने पार्ट पर कोई भी नेग्लिजेंस नहीं हुई है, ए की कोई गलती नहीं है यहाँ पर, उसके बावजूद गुड्स की चोरी हो गई। अब ड्यूटी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ए रिस्पॉन्सिबल था कि वो ड्यूटी कलेक्ट करेगा और कस्टम डिपार्टमेंट में जमा करेगा। अब कस्टम डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर है वो ड्यूटी किससे रिकवर करेगा? ए से। तो कमिश्नर ने जो है ड्यूटी किससे रिकवर कर ली? ए से। ए ने ड्यूटी पे कर दी। अब ये बताओ क्या ए लीगली बाउंड था ड्यूटी पे करने के लिए? बिल्कुल नहीं। गुड्स किसके थे? बी के। तो बी की लीगल ड्यूटी बनती थी कि वो ए को ड्यूटी पे करे। ए का तो सिर्फ इतना ही काम था कि ए जो है ड्यूटी को कलेक्ट करता था और कस्टम डिपार्टमेंट में जमा करता था। अब गुड्स की चोरी हो गई तो ए को अपनी तरफ से ड्यूटी पे करनी पड़ी, जबकि ए की कोई गलती भी नहीं थी। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 69 ए को ये राइट देता है कि वो इस ड्यूटी को, यानी जो अमाउंट उसने कमिश्नर को पे करी है, वो उस अमाउंट को बी से रिकवर कर सकता है। क्योंकि ए की तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, उसके बावजूद गुड्स की चोरी हो गई, तो इसमें एक ही कोई गलती नहीं है। तो ए वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम बी द अमाउंट पेड ऑफ द ड्यूटी। तो अगर अदर पर्सन लीगली बाउंड है पैसा पे करने के लिए तो फिर उसको पे करना ही होगा। तो क्लियर हो गया? तीनों कंडीशन देख ली हमने, अच्छे से डिटेल में समझ ली, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा टाइप है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। सेक्शन नंबर 70 में दिया गया है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज करा जा रहा है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी इंपोज करी जा रही है एक पर्सन के ऊपर जिस पर्सन ने बेनिफिट एंजॉय करा है। कौन सा बेनिफिट है? नॉन ग्रेटिटुअस बेनिफिट है। अब नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है? अब देखो, ग्रेटिटुअस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेटिटुअस की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटिटुअस एक्ट का मतलब होता है आप कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो, किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हो। और नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का मतलब कि आप पेड सर्विस दे रहे हो, यानी यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की बात नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो, किसी को कोई गुड्स डिलीवर कर रहे हो, तो उसके बदले आप पैसा चार्ज करोगे। तो नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का मतलब हो गया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर पैसा लगेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? एक ऐसे पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है लॉ। हमें पता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज के बीच आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट काम करता है हमारे एक प्रिंसिपल के ऊपर जिसका नाम है अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसके बेस पर जो है लॉ लायबिलिटी इंपोज करता है एक पर्सन के ऊपर कि वो दूसरे पर्सन को रीइंबर्स करे। तो वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि लॉ जो है एक पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है। कौन से पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज हो रहा है? एक ऐसे पर्सन के ऊपर जिसने नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का बेनिफिट एंजॉय करा है। इसका एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो हमें सेक्शन नंबर 70 के अंदर दी गई है। एग्जांपल क्या है इसका? ए ट्रेडमैन लेफ्ट सर्टेन गुड्स एट बी हाउस बाय मिस्टेक।
तो ए और बी आपस में दोस्त हैं, ए बी के घर आया था, बाय मिस्टेक जो है ए के कुछ सर्टेन गुड्स जो हैं बी के घर में रह जाते हैं। अब बी जो है उन गुड्स को देखता है और सोचता है यार मेरे लिए छोड़ के गया होगा, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो बी ट्रीटेड द गुड्स एज हिज ओन एंड यूज देम। तो बी ने जो है उन गुड्स को अपना मान के यूज कर लिया। अब ये बताओ क्या यहाँ पर ए की कोई इंटेंशन थी बी को गिफ्ट देने की? ये गुड्स बाय मिस्टेक बी के घर पे रह गए थे, तो जब तक बी को नहीं पता था कि ये गुड्स उसके लिए है कि नहीं है, उसको इन गुड्स को यूज नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर नुकसान तो ए का हो गया, ए की कॉस्ट पर बी ने बेनिफिट एंजॉय कर लिया। और यही बात ऊपर बोली गई थी कि अगर कोई पर्सन दूसरे के नॉन ग्रेचुइटस एक्ट के ऊपर अपना बेनिफिट एंजॉय करता है तो उस पर्सन के ऊपर लॉ ऑब्लिगेशन इंपोज करेगा। तो यहाँ पर ये नॉन ग्रेचुइटस एक्ट था, ए की कोई भी इंटेंशन नहीं थी बी को फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स प्रोवाइड करवाने की। ए के द्वारा करा गया ये एक नॉन ग्रेचुइटस एक्ट हुआ जिसका बेनिफिट बी ने एंजॉय करा। अब लॉ जो है यहाँ पर बी के ऊपर लायबिलिटी इंपोज करेगा कि बी बाउंड होगा ए को उन गुड्स के पैसे देने के लिए। बी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स टू ए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पार्टी की इंटेंशन क्या थी, फ्री ऑफ कॉस्ट देने की इंटेंशन थी या नहीं थी, ये हमें चेक करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए और बी दोनों पड़ोसी हैं आपस में। बी के घर में जो है एक दिन आग लग गई, बी की प्रॉपर्टी में आग लग गई, तो ए भाग के आया और बी के साथ आग बुझाने में मदद करने लग गया। तो ए ने सेव करी बी की प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। अब ये बताओ यहाँ पर क्या बी ए को कोई पैसा पे करेगा? लॉ बी के ऊपर कोई लायबिलिटी इंपोज करेगा? तो लॉ कहता है यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा जब ए बी की प्रॉपर्टी को सेव कर रहा था उस टाइम पर ए की इंटेंशन क्या थी। अगर उस टाइम पर ए की इंटेंशन ग्रेटिट्यूडस एक्ट करने की थी यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सिर्फ एज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मदद कर रहा था, तो फिर उस केस में ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम बी। उस केस में बी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी इंपोज नहीं होगी। लेकिन अगर ए की इंटेंशन उस टाइम पर नॉन ग्रेटिट्यूडस एक्ट की निकली, यानी जब ए बी की प्रॉपर्टी को सेव कर रहा था उस टाइम पर ही ए ने जो है बी से बोल दिया था इसके बदले तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, यानी ए की इंटेंशन नॉन ग्रेटिट्यूडस एक्ट की थी, तो फिर उस केस में बी के ऊपर लायबिलिटी इंपोज होगी। तो हमें चेक करना है कि ए की इंटेंशन ग्रेटिट्यूडस थी कि नॉन ग्रेटिट्यूडस थी, यानी सब कुछ फाइनली डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंटेंशन के ऊपर। डेफिनेशन देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगी। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर। तो जब भी एक पर्सन लॉफुली, यहाँ पर बात हो रही है लॉफुली, कोई भी काम करोगे दूसरे के लिए वो काम लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल काम नहीं करोगे। तो क्या बोला गया? अगर कोई पर्सन लॉफुली कुछ करता है दूसरे पर्सन के लिए, डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन। यहाँ पर आप देख सकते हो ए ने बी की प्रॉपर्टी को बचाने में मदद करी तो ए ने बी के लिए कुछ करा, या फिर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ डिलीवर करा, कोई सामान डिलीवर करा, कुछ गुड्स डिलीवर करे। यहाँ पर ए ने बी को गुड्स डिलीवर करे थे, बाय मिस्टेक रह गए थे वो अलग बात है, लेकिन ए के द्वारा बी के लिए गुड्स डिलीवर हो तो गए थे ना। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक पर्सन लॉफुली दूसरे पर्सन के लिए कुछ करता है या दूसरे पर्सन को कोई सामान डिलीवर करता है और डिलीवर करते समय उस पर्सन की इंटेंशन क्या होती है? नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली, यानी यहाँ पर जो इंटेंशन है वो ग्रेटिट्यूअस इंटेंशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। क्या यहाँ पर ए बी के घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट की इंटेंशन से गुड्स छोड़ के गया था? बिल्कुल नहीं, बाय मिस्टेक रह गए थे, लेकिन उस केस में भी अगर बी ने सामान को इस्तेमाल कर दिया तो बी को पैसा पे करना पड़ा था। तो ए की इंटेंशन ग्रेटिट्यूअस नहीं थी। तो यही बात ये बोल रहा है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कुछ करता है या कुछ गुड्स डिलीवर करता है, किस इंटेंशन के साथ? नॉन ग्रेटिट्यूअस इंटेंशन के साथ, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट की इंटेंशन नहीं है। और सच अदर पर्सन, यानी जिसके लिए कुछ करा गया या जिसको डिलीवर करा गया, वो अदर पर्सन एंजॉय करता है उस बेनिफिट को। एंजॉय करता है उस बेनिफिट को मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए कुछ करा या कुछ सामान डिलीवर करा, दूसरे ने उसको वॉलंटरी एक्सेप्ट भी कर लिया और उसका बेनिफिट भी एंजॉय कर लिया। यहाँ पर ए ने बी को गुड्स डिलीवर करे, बाय मिस्टेक रह गए, लेकिन बी ने उसको अपना मान के यूज भी कर लिया, उसके बेनिफिट को एंजॉय भी कर लिया। तो बी ने वॉलंटरी एंजॉय करा ना, बी के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था। तो अगर अदर पर्सन उस बेनिफिट को एंजॉय करता है यानी वॉलंटरी एक्सेप्ट करता है, तो फिर उस केस में जो ये अदर पर्सन है, यानी जो लेटर है, लेटर कौन होता है? जो बाद वाला कौन है? ये अदर पर्सन। इसके ऊपर लॉ लायबिलिटी इंपोज करेगा कि ये पर्सन बाउंड होगा टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब जो पहले वाला पर्सन है। पहले वाला पर्सन कौन है? जिसने नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट करा था, यानी जो हमारा ये ए है, ये है हमारा फॉर्मर पर्सन। तो लिखा क्या हुआ है? ध्यान से पढ़ो। द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसको छोड़ दो बीच में, यहां से पढ़ो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग सो डन। यहाँ पर ए ने बी की प्रॉपर्टी को सेव करा तो ये कुछ करना हो गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग सो डन। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? और टू रिस्टोर द थिंग सो डिलीवर्ड। तो जो भी सामान आपको दिया गया या तो आप वो रिस्टोर कर दो या फिर उसके बदले में कंपनसेशन पे कर दो। तो एग्जांपल से देखोगे तो डेफिनेशन इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को समझने वाली बात होती है लॉ के अंदर। एक दो एग्जांपल और देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे केस लॉ है, 1968 का केस है। केस में क्या हुआ था कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट, के एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, वाज कंपल्सरी रिटायर बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया। ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन एंड ऑब्टेन इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर।
तो यहाँ पर जो के है उसने एक रिट पिटीशन फाइल करी कोर्ट में और एक इंजंक्शन ऑब्टेन कर लिया अगेंस्ट द ऑर्डर। इंजंक्शन मतलब क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब आप एक तरीके से स्टे मान सकते हो कि यहाँ पर जो है उसने एक स्टे ऑर्डर ले लिया, कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर रोक लगा दी। अब यहाँ पर के को जो है रीइंस्टेटेड करा गया, यानी वापस जॉब पे रखा गया एंड वाज पेड सैलरी, और सैलरी भी दी गई, बट वाज गिवन नो वर्क, लेकिन कोई काम नहीं दिया गया, यानी सैलरी दी जा रही है लेकिन काम नहीं दिया गया। एंड इन द मीन टाइम गवर्नमेंट वेंट ऑन अपील, और इसी के साथ जो है गवर्नमेंट ने के खिलाफ कोर्ट में अपील डाल दी। अब जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में अपील डाली तो कोर्ट का डिसीजन जो है गवर्नमेंट के फेवर में आ गया। द अपील वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो फैसला था के को कंपल्सरी रिटायर करने का, उसको लेकर कोर्ट ने भी अब परमिशन दे दी। तो यहाँ पर जो है के को बोला गया के वाज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीइंस्टेटमेंट। तो जितने टाइम पीरियड के लिए के को रीइंस्टेटेड करा गया था उतने टाइम पीरियड में जो भी सैलरी के को मिली थी वो सैलरी अब के को वापस करनी होगी। क्यों वापस करनी होगी? क्योंकि के को उतने टाइम पीरियड के लिए जो सैलरी दी गई थी वो फ्री की सैलरी थी, उसके लिए के ने कोई काम नहीं करा था। के जो है दूसरे की कॉस्ट पर कोई भी बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकता, के ने कोई काम नहीं करा उस सैलरी के बदले, तो के को अब वो सैलरी गवर्नमेंट को वापस करनी होगी। लेकिन अगर ऐसा होता के ने यहाँ पर काम करा होता, रीइंस्टेटेड पीरियड के अंदर के को काम मिला होता और उस काम के बदले सैलरी मिली होती, तो फिर उस केस में के को सैलरी वापस नहीं करनी पड़ती, वो उसका हक था, उसने जितना काम करा उसके बदले उसको उतनी सैलरी मिली। तो क्लियर हो गया। एक और केस लॉ देखते हैं, 1894 का एक केस है। इस केस में क्या हुआ था? अ टैंक इरिगेटेड 11 विलेजेस। तो एक टैंक था जहां से 11 विलेजेस में सिंचाई करी जाती थी। अर्लियर ऑल द 11 विलेजेस वर जमींदारी विलेजेस, लेटर 7 ऑफ दोज विलेजेस वर सर्व्ड फ्रॉम जमींदारी एंड बिकम ऑर्डिनरी रयतवारी विलेजेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहले जो 11 गांव थे, यानी जो 11 विलेजेस थे, ये सभी के सभी जमींदारी विलेजेस थे, यानी ये सब जमींदारी सिस्टम में आते थे। इन सबके अपने अपने जमींदार थे जो इन विलेजेस को कंट्रोल करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? इन 11 में से जो 7 विलेजेस थे वो जमींदारी से किस में कन्वर्ट हो गए? रायतवारी विलेजेस में। रायतवारी विलेजेस क्या होती है? जिनका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। द टैंक वाज इन नीड ऑफ रिपेयर्स एंड द गवर्नमेंट कैरिड आउट द रिपेयर्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द टैंक। द गवर्नमेंट सॉट प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जमींदार्स टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो यहाँ पर जो टैंक है, जिस टैंक से 11 विलेजेस में इरिगेशन हो रहा था, उस टैंक को रिपेयर करने की जरूरत आ पड़ी, तो गवर्नमेंट ने जो है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द टैंक को रिपेयर करवा लिया। 11 विलेजेस जो है उस टैंक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें से 7 गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी 4 जो है वो जमींदार के कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी टैंक रिपेयर करने का खर्चा लगा वो खर्चे का डिवीजन हो, यानी वो जो 4 विलेज है जो जमींदार के कंट्रोल में है, उन विलेजेस के जो जमींदार हैं वो प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन करें इस रिपेयर की कॉस्ट में, क्योंकि उन्होंने भी इस टैंक का बेनिफिट एंजॉय करा है और आगे भी करेंगे। तो जो भी इस टैंक को रिपेयर करने की कॉस्ट लगी है उसमें उनका भी प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन बनता है। तो गवर्नमेंट ने जब जमींदार से प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन मांगा तो जमींदार ने मना कर दिया। द जमींदार्स डिनाइड देयर लायबिलिटी कंटेंटिंग दैट द गवर्नमेंट वाज बाउंड टू डू द रिपेयर एट हिज ओन कॉस्ट एंड नॉट एंटाइटल्ड टू चार्ज द जमींदार्स। तो यहाँ पर जो जमींदार थे उनसे जब कंट्रीब्यूशन मांगा गया था उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि गवर्नमेंट बाउंड है इस टैंक को रिपेयर कराने के लिए खुद के खर्चों पे। 11 विलेजेस जो इस टैंक को इस्तेमाल करते हैं उसमें से मैक्सिमम विलेजेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो इस टैंक का जो ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो गवर्नमेंट के विलेजेस को मिलता है, ना कि जमींदार के विलेजेस को। तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पे खुद इस टैंक को ठीक कराए, हम इसके लिए कोई भी पैसा पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो जमींदार हैं क्या उनकी लायबिलिटी बनती है रिपेयर के एक्सपेंसेस पे करने की? तो कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आया? कोर्ट ने सारी बातों को सुना और जजमेंट सुनाया। द कोर्ट स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट है यहाँ पर जमींदार। तो कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हैड अनडाउटेडली एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द रिपेयर्स, द जमींदार्स वर हेल्ड लायबल टू पे the necessary proportion of the cost of the repair of the tank incurred by the respondent। respondent कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट ने टैंक रिपेयर करने के लिए एक्सपेंसेस इनकर करें उसका एक प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन, जितना भी कंट्रीब्यूशन आपका बनता है वो आपको पे करना ही होगा, क्योंकि आप टैंक का बेनिफिट तो एंजॉय कर रहे हो ना। हाँ, कम बेनिफिट एंजॉय कर रहे हो लेकिन बेनिफिट एंजॉय तो कर रहे हो। तो अगर आप कोई भी बेनिफिट एंजॉय करते हो दूसरे की कॉस्ट पर, तो वहां पर आपका ऑब्लिगेशन बनता है कि आप उसकी रीइंबर्समेंट करो। 4 विलेजेस तो आपके भी हैं, तो आप अपने प्रोपोर्शनेट 4 विलेजेस का जो भी रिपेयर कॉस्ट बनती है वो पे कर दो। तो यहाँ पर भी प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का ही प्रिंसिपल लगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक प्रिंसिपल ही अनजस्ट एनरिचमेंट है। तो अगर कहीं पर भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होगा तो उस केस में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी सेक्शन है वो तभी एप्लीकेबल होते हैं जब अनजस्ट एनरिचमेंट आता है। यहाँ पर देखो, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द रिकवरी ऑफ द पेमेंट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। तो ये 3 कंडीशन बताई गई हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपको नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का कंपेंसेशन मिलेगा। या आप इन कंडीशंस को जो है सेक्शन 70 के फीचर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि वही सब बातें जो डेफिनेशन के अंदर दी गई थी। द थिंग मस्ट बी डन लॉफुली,
यानी जो भी आप काम करोगे वो लॉफुल होना चाहिए। द इंटेंशन मस्ट बी टू डू इट नॉन ग्रेटिटुअसली, यानी जो आपकी इंटेंशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है, द पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट वॉलंटरी एंजॉय द बेनिफिट, ये हमारा अनदर पर्सन है, यानी जिस पर्सन के लिए कुछ करा जा रहा है या कि जिस पर्सन को कुछ डिलीवर करा जा रहा है वो पर्सन जो है उस चीज को या उस गुड्स को वॉलंटरी एक्सेप्ट करे, यानी उसका बेनिफिट एंजॉय करे। बेनिफिट तभी एंजॉय करेगा जब वॉलंटरी एक्सेप्ट करेगा, बाकी आप जोर जबरदस्ती करके किसी के ऊपर दबाव डाल के एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। तो तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए तभी ये सेक्शन लगेगा। लास्ट बात सेक्शन नंबर 70 के अंदर दी गई है, इनकम्पिटेंट पर्सन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेक्शन 70। जो इनकम्पिटेंट पर्सन है यानी वो पर्सन जो इनकैपेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कौन से पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो भी पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पर्सन को एक्सक्लूड करा जाता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 70, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक सेक्शन बनाया गया है सेक्शन नंबर 68, जो कि अभी हम देख के आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा सेक्शन नंबर 70 भी कंप्लीट हो गया, हमने सेक्शन नंबर 68 देख लिया, 69 देख लिया, 70 भी देख लिया। अब देखते हैं 71 और फिर रह गया हमारा एक 72, तो दो सेक्शन रह गए इस चैप्टर के। अब बात करें सेक्शन नंबर 71 की। सेक्शन नंबर 71 है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। यहाँ पर हमें रिस्पांसिबिलिटी बताई गई है, किसकी रिस्पांसिबिलिटी, फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पांसिबिलिटी। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है, एग्जांपल सुनो, आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी का पर्स गिरा हुआ मिलता है, तो अगर आप उस पर्स को उठा लेते हो, अपने पास रख लेते हो, तो फिर आप फाइंडर ऑफ गुड्स कहलाओगे। और सेक्शन नंबर 71 उस पर्सन को यानी जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसको कुछ रिस्पांसिबिलिटी दे रहा है और बता रहा है कि अगर आपको किसी दूसरे पर्सन का सामान मिलता है तो आपको उस केस में क्या क्या करना है। तो देखते हैं एक बार सेक्शन नंबर 71 के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन नंबर 71 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट अ पर्सन हु फाइंड गुड्स, एक पर्सन जिसको गुड्स मिलेगा, गुड्स किसके होंगे, बिलोंगिंग टू अनदर, किसी दूसरे पर्सन के होंगे, अनदर पर्सन के होंगे गुड्स, एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी। आपको किसी दूसरे पर्सन के गुड्स मिले और आपने उन गुड्स को अपनी कस्टडी में रख लिया यानी अपने पास रख लिया, तो उस केस में सेक्शन नंबर 71 आपके ऊपर कुछ रिस्पांसिबिलिटी डाल रहा है और वो रिस्पांसिबिलिटी सेम होती है जैसे कि एक बेली की रिस्पांसिबिलिटी होती है, सेम रिस्पांसिबिलिटी एज अ बेली। जिस तरीके से एक बेली की रिस्पांसिबिलिटी होती है सेम उसी तरीके से उस फाइंडर ऑफ गुड्स की भी रिस्पांसिबिलिटी होगी। अब ये बेली कौन होता है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन सी होती है उसको हमें देखना है। तो मैं आपको बता दूं बेली जो वर्ड है वो हमें मिलता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर। अभी हम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है लेकिन वो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये पांचों टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हम अलग से पढ़ते हैं। वहां पर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक को हम बोलते हैं बेलर, दूसरे को हम बोलते हैं बेली। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी रिस्पांसिबिलिटी बेली की होती है वही सेम रिस्पांसिबिलिटी फाइंडर ऑफ गुड्स की भी होगी। अब हमें ये देखना है कि आखिर बेली कौन होता है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है। A bailey is a person to whom the goods have been delivered for some specific purpose upon a condition that on the fulfillment of the purpose the goods shall be returned to the actual owner. The bailey should keep the goods with proper care. बेली वो पर्सन होता है जिसको गुड्स डिलीवर करे जाते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, यानी बेली को सामान दिया जाता है, बेली को गुड्स डिलीवर किए जाते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और इस कंडीशन के साथ दिए जाते हैं। एक कंडीशन लगा दी जाती है गुड्स डिलीवर करते समय कि जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा वैसे ही तुम उन गुड्स को एक्चुअल ओनर के पास वापस लौटा दोगे। गुड्स शैल बी रिटर्न टू द एक्चुअल ओनर। द बेली शुड कीप द गुड्स विद प्रॉपर केयर। बेली को जो है उन गुड्स को प्रॉपर केयर के साथ रखना होगा, उसी तरीके से रखना होगा जैसे कि वो अपने गुड्स को रखता। बेलमेंट का एग्जांपल क्या होता है, आखिर कौन सा स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए बेली को गुड्स दिए जाते हैं। एक्स डिलीवर हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई, एक्स अपनी कार रिपेयर करने के लिए वाई को देता है। तो यहाँ पर गुड्स क्या है, कार। एक्स ने अपने गुड्स को दिया वाई को फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, रिपेयर कराना। जैसे ही कार रिपेयर हो जाएगी वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाएगा, वाई जो है उस कार को एक्स को वापस कर देगा। तो ये बन गया एक्स और वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें जो एक्स है यानी जिसने गुड्स डिलीवर करे उसको हम कहते हैं बेलर, और वाई जिसको गुड्स डिलीवर करे गए वो कहलाता है हमारा बेली। अब यहाँ पर बेली यानी वाई को उस कार को उतना ही ध्यान से संभाल के रखना है जितना ध्यान से वो अपनी कार को संभाल के रखता। ये नहीं कि कार चोरी करवा दे या फिर रिपेयर के लिए कार आई है उसको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर ले, ऐसा नहीं कर सकता वाई। अब वाई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कार को संभाल के रखने की और काम पूरा होने पे एक्स को रिटर्न करने की। उसी तरीके से जो हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर भी अगर आपको कोई रास्ते में पर्स गिरा हुआ मिलता है
तो आपकी भी वही सेम बेली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको ध्यान से संभाल के रखना है और कोशिश करनी है कि आप उसको एक्चुअल ओनर को वापस लौटा सको। तो बेली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर ऑफ गुड्स की भी होगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आखिर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है और फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है। बाकी बेलमेंट, बेलर, बेली ये सब बातें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर ही जाके क्लियर होंगी। अभी तो हमें अपने फाइंडर ऑफ गुड्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो वहां पर बेली वर्ड आया है तो उसको मैंने आपको समझा दिया कि बेली कौन होता है। अब देखते हैं आखिर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होंगी, यानी जो हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके ऊपर लॉ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है। ऑल्दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर एंड द फाइंडर ऑफ द गुड्स, तो हमें पता है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज के बीच आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी जो एक्चुअल ओनर है उसके बीच और फाइंडर ऑफ द गुड्स के बीच आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आपको रास्ते में किसी का पर्स गिरा हुआ मिलता है और उसको अगर आप उठा के अपने पास रख लेते हो तो आप फाइंडर ऑफ गुड्स कहलाओगे। तो क्या फाइंडर ऑफ गुड्स और जो एक्चुअल ओनर है उस पर्स का, उनके बीच आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम केस में तो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो एक्चुअल ओनर को जानता भी नहीं होगा, कभी मिला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लॉ जो है फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर लायबिलिटी इंपोज कर रहा है, फाइंडर ऑफ गुड्स को सेम पोजीशन में डाल रहा है जिस पोजीशन में कौन होता है, एक बेली होता है। तो देखते हैं आखिर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और हमारे फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सेक्शन नंबर 151 ऑफ द एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 151 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली बता रखी है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली होंगी वही हमारी फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो आप कहीं पर भी अगर बेली बोलूं या फाइंडर ऑफ गुड्स बोलूं तो आप फाइंडर ऑफ गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझोगे बात को, क्योंकि हम यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द ओनर। तो यहाँ पर हमारे जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस सामान को संभाल के रखे जो उसे मिला है और एक्चुअल ओनर को ढूंढने की कोशिश करे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई फाइंडर ऑफ गुड्स की। और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है लेकिन साथ में कुछ राइट्स भी बताए गए हैं। ये तो नॉर्मल सा रूल है, अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो साथ में आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से फाइंडर ऑफ गुड्स के कुछ राइट्स भी हैं। पहले राइट्स देख लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देख लेंगे। अगर बात करें राइट्स की, फाइंडर ऑफ गुड्स के क्या राइट्स होते हैं, तो सबसे पहला राइट फाइंडर ऑफ गुड्स का, फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। क्या बोला गया? फाइंडर के पास जो है एंटाइटल्ड यानी राइट है किस चीज का? पोजेशन का, क्योंकि वो सामान उसको मिला है तो उसके पास उसको पोजेशन में रखने का राइट है, अपने पास रखने का राइट है। एक्सेप्ट द ट्रू ओनर यानी सबसे पहला राइट जो है उन गुड्स के ऊपर किसका है? ट्रू ओनर का। उसके बाद सेकंड नंबर पर राइट किसका आता है? फाइंडर का। फाइंडर का राइट उन गुड्स को पोजेस करने का अगेंस्ट ऑल है, यानी पूरी दुनिया के अगेंस्ट उसके पास राइट है कि वो उन गुड्स को पोजेस कर सकता है। उससे वो राइट कोई नहीं छीन सकता, लेकिन सिर्फ एक पर्सन छीन सकता है। वो कौन है? ट्रू ओनर। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक केस लॉ है। एक्स पिक अप अ डायमंड रिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ एफ शॉप एंड हैंडेड इट ओवर टू हिम टू कीप इट अंटिल द ट्रू ओनर इज फाउंड। तो यहाँ पर एच को एक डायमंड रिंग मिलती है, कहां से? एफ की शॉप से। एफ की शॉप के फ्लोर पे एक डायमंड रिंग गिरी हुई मिलती है एच को। वो उस रिंग को उठाता है और एफ को दे देता है और एफ को देकर बोलता है कि इस रिंग को तुम अपने पास रखो जब तक कि ट्रू ओनर ना मिल जाए, यानी ट्रू ओनर मिल जाए तो इसे तुम ट्रू ओनर को दे देना। तो एफ ने जो है उस रिंग के ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करी। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट द ओनर कुड नॉट फाउंड। एफ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन ट्रू ओनर तब भी नहीं मिला। आफ्टर सम वीक्स एच टेंडर्ड टू एफ द लॉफुल चार्जेस फॉर फाइंडिंग द ट्रू ओनर एंड आस्क हिम टू रिटर्न रिंग टू एच। तो यहाँ पर कुछ हफ्तों बाद जो है एच आता है वापस एफ की शॉप पे और आकर कहता है कि जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी वो रिंग तुम मुझे वापस कर दो, जो भी तुम्हारा ट्रू ओनर को ढूंढने का खर्चा लगा वो खर्चा मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो यहाँ पर एच ने एफ को लॉफुल चार्जेस पे कर दिए और उस रिंग को वापस मांगा, लेकिन एफ ने जो है उस रिंग को वापस देने से मना कर दिया। एफ ने बोला कि मैं तुम्हें ये रिंग वापस क्यों करूं, ये रिंग तुम्हारी थोड़ी ना है, तुम्हें तो नीचे गिरी हुई मिली थी, तुम ट्रू ओनर नहीं हो इस रिंग के, जो भी ट्रू ओनर होगा मैं उसी को ये रिंग वापस करूंगा, तुम्हें मैं ये रिंग नहीं दूंगा। अब ये बताओ यहाँ पर क्या एफ कह सकता है कि ये रिंग मैं सिर्फ ट्रू ओनर को दूंगा, एच को नहीं दूंगा? बिल्कुल नहीं, एफ ऐसा नहीं कह सकता। एफ एच को रिंग देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि रिंग किसको मिली थी? एच को। एच कौन है? फाइंडर ऑफ गुड्स। तो फाइंडर ऑफ गुड्स यानी एच के पास उस रिंग को अपनी पोजीशन में रखने का राइट है। लॉ फाइंडर ऑफ गुड्स को राइट देता है कि वो अपने पास अपनी पोजीशन में उस गुड्स को रख सकता है और ये राइट उसका सबसे बेटर राइट है, यानी जो भी अदर पर्सन है उन सबसे बेटर राइट है फाइंडर ऑफ गुड्स का। तो एफ यहाँ पर एच को रिंग वापस करने से मना नहीं कर सकता। सबसे पहला राइट उस रिंग के ऊपर ट्रू ओनर का है। उसके बाद सेकंड राइट आता है फाइंडर ऑफ गुड्स का यानी एच का। एच से कोई भी पर्सन अदर देन ट्रू ओनर उस रिंग को पोजेस करने का राइट नहीं छीन सकता। तो यहाँ पर
पर यही बात बोली गई है कि फाइंडर के पास गुड्स को पोजेस करने का राइट होता है अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। दूसरा राइट है फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू अ लियन अंटिल पेड कंपनसेशन फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स और फाइंडिंग द ट्रू ओनर बट कैन नॉट फाइल अ सूट टू रिकवर सच कंपनसेशन और लॉफुल चार्जेस। तो ये हमें सेक्शन नंबर 168 में बताया गया है और क्या बोला गया है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को अपने पास लियन में रख सकता है। लियन का मतलब क्या होता है, अपने कब्जे में ले सकता है, अपनी पोजेशन में ले सकता है। फाइंडर ऑफ गुड्स ट्रू ओनर को ये कह सकता है कि मैं तुम्हें गुड्स तब तक वापस नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे मेरे लॉफुल चार्जेस पे नहीं करोगे। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए जो भी खर्चा करा, जो भी मेरा लॉफुल कंपनसेशन बनता है वो तुम मुझे पे करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये गुड्स वापस करूंगा। तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास लियन का राइट है अंटिल, कब तक, जब तक कि उसको कंपनसेशन ना मिल जाए फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स। उन गुड्स का मैंने ध्यान रखा, उसके ऊपर मेरा जो खर्चा हुआ, तुम्हें ढूंढने के लिए मेरा जो खर्चा हुआ, फाइंडिंग द ट्रू ओनर, ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए जो भी मेरा खर्चा हुआ वो तुम मुझे पे करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें वो गुड्स वापस करूंगा। तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास लियन का राइट है, उन गुड्स को अपने पास रोक के रखने का राइट है। लेकिन यहाँ पर जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो अपने लॉफुल चार्जेस या कंपनसेशन को रिकवर करने के लिए ट्रू ओनर के ऊपर केस नहीं कर सकता। कैन नॉट फाइल अ सूट टू रिकवर सच कंपनसेशन और लॉफुल चार्जेस। तो यहाँ पर लॉ ने फाइंडर ऑफ गुड्स को लियन का राइट दे दिया लेकिन ट्रू ओनर के ऊपर केस करने का राइट नहीं दिया। तो फिर आखिर रिकवरी कैसे होगी? अगर मान लो ट्रू ओनर कंपनसेशन नहीं पे करता, फाइंडर ऑफ गुड्स को लॉफुल चार्जेस नहीं देता, तो उस केस में जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो कैसे रिकवर करेगा? उसके ऊपर भी लॉ ने बता रखा है कि फाइंडर ऑफ गुड्स के पास लियन करने के बाद कौन कौन से और राइट होते हैं अपने कंपनसेशन या लॉफुल चार्जेस को रिकवर करने के, लेकिन केस फाइल नहीं कर सकता। तीसरा राइट है हमारे पास राइट टू स्यू फॉर द अवार्ड। अभी बोला था केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अब यहाँ पर तीसरे राइट आ रहा है कि राइट टू स्यू है, यानी केस फाइल करने का राइट है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखो, राइट टू स्यू है फॉर द अवार्ड, ना कि फॉर द लॉफुल चार्जेस और कंपनसेशन। किस चीज के लिए केस फाइल कर सकता है? अवार्ड के लिए केस फाइल कर सकता है। अब ये अवार्ड कहां से आ गया, ध्यान से सुनते चलो, अभी समझ में आ जाएगा। फाइंडर ऑफ गुड्स कैन स्यू द ओनर if the owner has offered any reward for return of the goods lost। तो अब यहाँ पर याद करो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने ऑफर के टाइप्स देखे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर जो कि जनरल पब्लिक के लिए दिया जाता है और स्पेशल ऑफर जो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है जनरल ऑफर की। तो अगर मान लो कोई ट्रू ओनर है, उसकी कोई डायमंड रिंग गुम हो गई और उसने जो है न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दे दिया और बोल दिया कि जो भी मेरा ये डायमंड रिंग को वापस लाके मुझे देगा उसको मैं 50,000 रुपीज का इनाम दूंगा। अब यहाँ पर जिस भी पर्सन को वो रिंग मिलेगी वो फाइंडर ऑफ गुड्स कहलाएगा और वो फाइंडर ऑफ गुड्स ट्रू ओनर के पास जाएगा और जाकर ट्रू ओनर को वो रिंग वापस करेगा और बदले में 50,000 रुपीज का अवार्ड मांगेगा। अब अगर मान लो उस ट्रू ओनर ने रिंग वापस लेने के बाद 50,000 रुपीज का जो इनाम अनाउंस करा था वो देने से मना कर दिया, तो उस केस में क्या फाइंडर ऑफ गुड्स वो 50,000 रुपीज जो उसको मिलने वाले थे रिवॉर्ड के तौर पे यानी अवार्ड के तौर पे, क्या वो उसको रिकवर कर सकता है? तो बिल्कुल लॉ यहाँ पर कहता है कि आप रिकवर कर सकते हो। ये 50,000 रुपीज कोई लॉफुल चार्जेस या लॉफुल कंपनसेशन नहीं है जो आपने फाइंडर ऑफ गुड्स को ढूंढने के लिए खर्च करे थे या फिर गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए खर्च करे थे। यहाँ पर ट्रू ओनर ने अपनी मर्जी से जो है एक जनरल ऑफर दिया जिसको फाइंडर ऑफ गुड्स ने एक्सेप्ट करा। अब यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स ने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। अब बारी है ट्रू ओनर की। ट्रू ओनर को अपनी तरफ से अपना काम करना है, यानी 50,000 रुपीज उस फाइंडर ऑफ गुड्स को पे करने एज अ रिवॉर्ड। अब अगर ट्रू ओनर जो है 50,000 रुपीज पे करने से मना करता है तो उस केस में फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट है कि वो उस अवार्ड के लिए ओनर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। फाइंडर ऑफ गुड्स कैन स्यू द ओनर इफ द ओनर हैज ऑफर्ड एनी रिवॉर्ड। अगर ओनर ने कोई रिवॉर्ड ऑफर करा था फॉर रिटर्न ऑफ द गुड्स लॉस्ट, तो यहाँ पर एक जनरल ऑफर था जिसके खिलाफ फाइंडर ऑफ गुड्स कोर्ट में जा सकता है। एक और एग्जांपल देखो, इस ऑफर को लेकर एक और केस बन सकता है। एक तो हो गया जनरल ऑफर वाला हमारा एग्जांपल, एक और केस बन सकता है, वो कौन सा है? पास वॉलंटरी सर्विस का। हमने अपने थर्ड चैप्टर कंसिडरेशन में देखा था पास वॉलंटरी सर्विस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरल रूल कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन उसके हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे जहां पर कंसिडरेशन ना होने के बावजूद एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वही एक्सेप्शंस में से एक पॉइंट है पास वॉलंटरी सर्विस का। अब देखो यहाँ पर पास वॉलंटरी सर्विस के केस में भी फाइंडर ऑफ गुड्स के पास केस फाइल करने का राइट आ जाता है। ए फाइंड बी's पर्स। ए को बी का पर्स मिला, ए ने जो है बी का पर्स लौटा दिया और लौटाते समय जो है ए ने बी से कोई भी पैसा नहीं मांगा, कोई भी कंपनसेशन नहीं मांगा, कोई लॉफुल चार्जेस नहीं मांगा, लेकिन बी को उसका पर्स वापस मिल गया। इस खुशी में बी ने अपनी तरफ से प्रॉमिस कर दिया ए को कि मैं तुम्हें 500 रुपीज पे करूंगा। अब ये बताओ यहाँ पर पर्स लौटाने से पहले यानी गुड्स को रिटर्न मिलने से पहले क्या ट्रू ओनर ने कोई ऑफर अनाउंस करा था ऊपर जनरल ऑफर की तरह कि जो भी मुझे पर्स लौटा के देगा उसको मैं 500 रुपीज पे करूंगा? ऐसी कोई बात हुई थी? बिल्कुल नहीं। पर्स वापस मिलने के बाद ट्रू ओनर ने
500 रुपीज देने का प्रॉमिस करा है। तो ये प्रॉमिस किसके अगेंस्ट करा जा रहा है? एक पास्ट वॉलंटरी सर्विस के अगेंस्ट करा जा रहा है जो कि ए ने करी बी के लिए। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद जब ए बी से 500 रुपीज मांगने गया तो बी ने बोल दिया किस बात का पैसा। तो यहाँ पर अब ये बताओ क्या ए बी से 500 रुपीज रिकवर करने के लिए कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो यहाँ पर ऊपर देखो क्या लिखा था, फाइंडर ऑफ गुड्स जो है स्यू कर सकता है ओनर के अगेंस्ट अगर ओनर जो है अपनी तरफ से कोई रिवॉर्ड ऑफर करता है। अब चाहे वो रिवॉर्ड गुड्स मिलने से पहले ऑफर कर दे चाहे गुड्स मिलने के बाद ऑफर करे, तो ट्रू ओनर ने अपनी मर्जी से ऑफर करा है तो अब इस केस में ट्रू ओनर को वो रिवॉर्ड देना ही होगा। फाइंडर ऑफ गुड्स उस रिवॉर्ड के लिए ट्रू ओनर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। तो ये पास्ट वॉलंटरी सर्विस के केस में भी हो सकता है और जनरल ऑफर के केस में भी हो सकता है। अगर अभी भी आपको इस पॉइंट के ऊपर कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर जनरल ऑफर वाले कॉन्सेप्ट को देखो और चैप्टर नंबर 3 के अंदर पास्ट वॉलंटरी सर्विस वाले कॉन्सेप्ट को देखो। आपको वो दो कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो बात मैंने कही है वो समझ में आएगी। चौथा राइट है हमारा राइट टू सेल। फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट टू सेल भी होता है लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केस में। द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू सेल द गुड्स इन सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। लॉ ने कुछ स्पेसिफिक केस बताए, कुछ कंडीशंस बताई है जिनके पूरा होने पर ही फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट टू सेल आता है। अपनी मर्जी से फाइंडर ऑफ गुड्स उस सामान को बेच नहीं सकता। तो यहाँ पर 4 केस बताए गए हैं। पहला क्या है, इफ द ट्रू ओनर कुड नॉट फाउंड इवन आफ्टर रीजनेबल एफर्ट। अगर ट्रू ओनर फाउंड नहीं होता, ट्रू ओनर मिलता ही नहीं है आफ्टर रीजनेबल एफर्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उसने अपने सारे रीजनेबल एफर्ट लगा लिए जितने वो लगा सकता था, उसके बावजूद ट्रू ओनर नहीं मिल रहा, तो क्या फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उस सामान को जिंदगी भर अपने पास संभाल के रखेगा? बिल्कुल नहीं। एक रीजनेबल एफर्ट आप लगाओगे, जितना आप लगा सकते हो, जितना एक्चुअल में बनता है उतना एफर्ट अगर आपने लगा लिया, उसके बावजूद आपको ट्रू ओनर नहीं मिल रहा, तो आप उस सामान को बेच सकते हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ द ओनर इज फाउंड बट रिफ्यूज टू पे द कंपनसेशन और द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर। तो यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स को ओनर मिल गया लेकिन फाइंडर ऑफ गुड्स ने जब अपने लॉफुल चार्जेस मांगे तो ट्रू ओनर ने देने से मना कर दिया। तो इस केस में हमने ऊपर देखा था कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो कंपनसेशन और लॉफुल चार्जेस को क्लेम करने के लिए ट्रू ओनर के खिलाफ कोर्ट में केस भी फाइल नहीं कर सकता। तो लॉ ने यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स को राइट दे दिया कि अगर ट्रू ओनर आपके लॉफुल चार्जेस देने से मना करता है तो आप उस सामान को बेच दो और बेच के जो भी चार्जेस बनते हैं उसको रिकवर कर लो। लेकिन उस सामान को बेचने के बाद लॉफुल चार्जेस रिकवर करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो पैसा आप ट्रू ओनर को वापस करोगे। आप सिर्फ अपना लॉफुल चार्जेस ही रिकवर कर सकते हो, उससे ज्यादा अमाउंट आप अपने पास नहीं रख सकते। और क्या बोला गया, तीसरा केस है व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। यानी अगर मान लो आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो पेरिशिंग आइटम है यानी पेरिशिंग नेचर की है, तो वो तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि आप ट्रू ओनर को ढूंढने का इंतजार मत करो, ट्रू ओनर जब तक मिलेगा हो सकता है ये सामान खराब हो जाए, ये जो अपने ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यू को खो रहा है, तो आप इसको फटाफट बेच दो। तो अगर आपको जल्दी जल्दी ट्रू ओनर नहीं मिलता तो आप पेरिशिंग नेचर के आइटम को बेच सकते हो। उस केस में आप अगर इन गुड्स को बेचते हो तो आप ट्रू ओनर को नुकसान से बचा रहे हो। अगर आप वो सामान नहीं बेचते हो तो वो वैसे भी खराब होने वाला है, तो आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए वो सामान बेच दोगे और ट्रू ओनर का नुकसान बचा लोगे। और जो भी पैसा आपको मिलेगा उस सामान को बेचकर वो पैसा आप ट्रू ओनर को दे देना। और कौन सा केस बताया गया है, व्हेन द लॉफुल चार्जेस अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो आपका लॉफुल चार्जेस है अगर वो 2/3 से ज्यादा हो जाता है, यानी सामान की जो वैल्यू है, गुड्स की जो वैल्यू है उसके 2/3 से ज्यादा आपका लॉफुल चार्जेस हो जाता है, तो उस केस में फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उस सामान को बेच सकता है, क्योंकि उस सामान की जितनी वैल्यू है उसका 2/3 तो लॉफुल चार्जेस में खर्च हो गया। तो अब इस केस में अगर ट्रू ओनर मिल भी जाता है तो ट्रू ओनर का क्या फायदा, उसको क्या मिलेगा। और यहाँ पर लॉ कह रहा है कि अगर किसी फाइंडर ऑफ गुड्स ने 2/3 ऑफ वैल्यू खर्च कर दी, इसका मतलब उसने ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट लगा लिया होगा, तभी उसकी 2/3 ऑफ दी वैल्यू खर्च हो गई। और उसके बावजूद अगर ट्रू ओनर नहीं मिल रहा तो अब आप और खर्चा ना करते हुए उस सामान को बेच दो, क्योंकि अगर ट्रू ओनर मिल भी जाता है तो उसे उस सामान की 2/3 वैल्यू तो आपको एज अ लॉफुल चार्जेस पे करनी होगी, तो उसका अब इसमें क्या फायदा। तो ये हमारे टोटल 4 केस हो गए जहां पर फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट आ जाता है, राइट टू सेल का। बाकी इसके अलावा और किसी भी केस में फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उस सामान को बेच नहीं सकता। द ट्रू ओनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द बैलेंस ऑफ द सेल और प्रोसीड इफ द गुड्स आर सोल्ड एट मोर देन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि ऊपर जो 4 केस बताए, इन केस में अगर फाइंडर ऑफ गुड्स उस सामान को सेल करता है और सेल करने के बाद फाइंडर ऑफ गुड्स के पास अगर जो अमाउंट आता है वो लॉफुल चार्जेस से ज्यादा है, तो फिर उस केस में वो सिर्फ लॉफुल चार्जेस को ही अपने पास रख सकता है। जो भी बैलेंस बचेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा लॉफुल चार्जेस काटने के बाद सामान बेचकर, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है फाइंडर ऑफ गुड्स को लौटानी होगी ट्रू ओनर को। तो ये कुछ राइट्स देख लिए जो कि फाइंडर ऑफ गुड्स के पास होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ड्यूटीज भी देखते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। अब अगर बात करें ड्यूटीज की, ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, तो पहली ड्यूटी है अ पर्सन हु फाइंड गुड्स एंड टेक पोजेशन ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल एज अ बेली। तो वही बात बोली गई है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेम होगी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बेली, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेली की होती है। दैट इज ही इज लायबल टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू ओनर एंड टू टेक ड्यू केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। तो यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स को लायबल किया गया है कि वो ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा, ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू ओनर। दूसरा, टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी सामान उसको मिला है, जो भी गुड्स उसे मिला है, उसका वो ध्यान रखेगा, उसकी केयर करेगा। किस तरीके से केयर करेगा? एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन, एक ऑर्डिनरी मैन जो है अपने सामान का ध्यान रखता है, अपने प्रूडेंस का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से फाइंडर ऑफ गुड्स भी उस प्रॉपर्टी का, उस सामान का ध्यान रखेगा। तो इसको समझने के लिए केस लॉ देखते हैं। ये हमारा केस लॉ है, 1951 का केस है। इसमें दो पार्टीज थी, एक ए है, दूसरा बी है। तो ए जो है वो बी की शॉप में आती है टू बाय क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए। तो ए के कोट के ऊपर जो है एक डायमंड ब्रोच होता है। She had a diamond brooch on her coat. When she removed the coat, she kept the coat and the brooch on the glass case and later forget to pick up the brooch. तो यहाँ पर जब ए ने नए कपड़ों को ट्राई करने के लिए कोट को रिमूव करा, उसने कोट को और वो डायमंड ब्रोच को साइड में एक ग्लास केस के ऊपर रख दिया। बाद में ए ने कोट तो उठा लिया लेकिन ब्रोच को उठाना भूल गई। तो अब वो डायमंड ब्रोच जो है बी के एक असिस्टेंट को मिला। वन ऑफ बीस असिस्टेंट फाउंड इट एंड प्लेस द सेम इन अ ड्रॉर ओवर द वीकेंड एंड। और वीकेंड के एंड पे जो है उस डायमंड ब्रोच को ड्रॉर के अंदर डाल दिया। ऑन मंडे मॉर्निंग इट वाज मिसिंग। अब मंडे की मॉर्निंग को देखा तो वो डायमंड ब्रोच गायब था। बी वाज हेल्ड लायबल टू ए on the ground that he had not exercised that degree of care which was due from one who had found an article and had assumed possession of it. The degree of negligence must be measured by the apparent value of the article. तो यहाँ पर B जो है वो लायबल होगा टू A, B was held liable to A, क्योंकि यहाँ पर गलती B के असिस्टेंट से हुई है। B के असिस्टेंट ने ब्रोच को उठा के ड्रॉर के अंदर डाल दिया, जबकि वो एक डायमंड ब्रोच था और डायमंड ब्रोच को ध्यान से संभाल के रखना चाहिए था। जितनी केयर की एक्सपेक्टेशन एक फाइंडर ऑफ गुड्स से रखी जाती है उतनी केयर उसने नहीं रखी। एक नॉर्मल पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन डायमंड ब्रोच मिलने के बाद उसको ड्रॉर में नहीं डाल देता। तो यहाँ पर बी की तरफ से या उसके असिस्टेंट की तरफ से नेग्लिजेंस हुई है। द डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस मस्ट बी मेजर्ड बाय द अपैरेंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पर जो डिग्री है नेग्लिजेंस की वो मेजर किससे करी जाती है? कैसे पता लगाया जाता है कि केयर करी गई कि नहीं करी गई? वो डिपेंड करता है आर्टिकल की वैल्यू पे, यानी जो सामान फाइंडर ऑफ गुड्स को मिला है उसकी वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक डायमंड ब्रोच काफी प्रीशियस आर्टिकल था तो उसका ध्यान उसी तरीके से रखना चाहिए था। साफ साफ बी की नेग्लिजेंस थी जिसके लिए वो लायबल होगा। तो यहाँ पर अब बी वाज हेल्ड लायबल टू ए। तीसरा है हमारे पास नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स। वो जो है उस गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करेगा, साथ में नहीं मिलाएगा, अपने गुड्स को अलग रखेगा और मिले हुए गुड्स को अलग रखेगा। टू फाइंड द ट्रू ओनर, ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा। ही मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ओनर। इफ ही इज एबल टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर ही मस्ट रिटर्न द गुड्स टू हिम आफ्टर रिसिप्ट ऑफ लॉफुल चार्जेस इफ एनी। तो ये बात तो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर फाइंडर ऑफ गुड्स को ट्रू ओनर मिल जाता है तो वो उसे गुड्स वापस कर देगा आफ्टर रिसिप्ट ऑफ लॉफुल चार्जेस, अपने लॉफुल चार्जेस लेने के बाद। नेक्स्ट है हमारा नॉट टू यूज द गुड्स। जो भी सामान उसे मिला है, जो भी गुड्स उसे मिले हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स उनको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। द फाइंडर शुड नॉट मेक पर्सनल यूज ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ पर सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड भी एप्लीकेबल हो सकता है फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर। अगर फाइंडर ऑफ गुड्स ने उस मिले हुए सामान को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, दो कंडीशन बता रखी है, दोनों में से एक भी पूरी हो गई तो सेक्शन 403 भी लग जाएगा। दो कंडीशन क्या है? When he knows or has the means of discovering the owner, कि अगर फाइंडर ऑफ गुड्स ट्रू ओनर को जानता है या फिर फाइंडर ऑफ गुड्स के पास इतने मीन्स हैं कि वो ट्रू ओनर को डिस्कवर कर सकता है। उन दोनों केस में अगर फाइंडर ऑफ गुड्स उस सामान को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है, he appropriate the same for his own use, तो वहां पर सेक्शन 403 एप्लीकेबल हो जाएगा और फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो गिल्टी हो जाएगा ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। तो सेक्शन 403 लगने की दो कंडीशन बताई है, दोनों में से एक भी पूरी होती है तो सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लग जाएगा। एग्जांपल देखो इसका, A sees Z drop his purse with the money in it। तो A के सामने से Z जा रहा था, अचानक से जो है Z का पर्स गिर जाता है। A देखता है कि उस पर्स के अंदर पैसे भी है। A फटाफट जाके उस पर्स को उठाता है इस इंटेंशन के साथ कि वो उस पर्स को जो है Z को वापस लौटा देगा। लेकिन अचानक से जो है A के मन में लालच आता है और वो सोचता है कि Z को वापस नहीं करता, इसके अंदर तो पैसे हैं, एक काम करता हूँ उसको खुद ही यूज कर लेता हूँ। Z को तो पता नहीं है कि उसका पर्स गिरा है। अब देखो यहाँ पर A के सामने से Z गया, A के सामने ही Z का पर्स गिरा, तो A के पास मौका था कि वो ट्रू ओनर को वो पर्स लौटा दे। वो ट्रू ओनर को जान रहा था, सामने से देख रहा था, उसके बावजूद उसने उसके पर्स को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो इस केस में A के ऊपर 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लगेगा और A हैज कमिटेड एज
एन ऑफेंस। तो अगर ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो उस केस में सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लगेगा फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर। जबकि हम जो ड्यूटीज पढ़ रहे हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की, उसमें दिया गया है साफ साफ, द फाइंडर ऑफ गुड्स शुड नॉट मेक पर्सनल यूज ऑफ द गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो किसी भी कीमत पे उस मिले हुए सामान को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। फाइंडर ऑफ गुड्स को राइट टू सेल दिया हुआ है कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, तो वो सामान को सेल कर सकता है। तो इसका अगर मैं फाइनल क्रक्स बताऊं तो फाइंडर ऑफ गुड्स को किसी भी केस में उस मिले हुए गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल सी बात है, ये एक बेसिक ड्यूटी हो गई फाइंडर ऑफ गुड्स की। बाकी उसके ऊपर सेक्शन 403 भी एप्लीकेबल हो सकता है अगर ये दो कंडीशन और पूरी हो जाएं तो। समझ में आ गया? नेक्स्ट ड्यूटी है, लास्ट है ये हमारी, अ फाइंडर ऑफ गुड्स शैल रिटर्न द गुड्स अलोंग विद एनी इंक्रीज और प्रॉफिट एक्रूइंग टू द गुड्स टू द ट्रू ओनर। तो क्या बोला गया है कि फाइंडर ऑफ गुड्स को जो सामान मिला है वो उसे रिटर्न करना होगा टू द ट्रू ओनर, ये तो मालूम है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोल दी, अलोंग विद द एनी इंक्रीज और प्रॉफिट एक्रूइंग टू द गुड्स। अगर उस गुड्स के ऊपर कोई भी फायदा होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, तो उन गुड्स के साथ साथ उस प्रॉफिट को भी लौटाना होगा ट्रू ओनर को। एग्जाम्पल देखो, ए फाउंड अ काउ, ए को एक गाय मिली। आफ्टर सम टाइम्स काउ गिव्स अ बर्थ टू अ काफ। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। अब इस केस में अगर ए को ट्रू ओनर मिलता है तो ये ए की ड्यूटी होगी कि वो काव के साथ साथ उसके काफ को भी ट्रू ओनर को वापस करे। कोई इंक्रीज होता है किसी भी तरीके का गुड्स के ऊपर तो वो इंक्रीज या फिर प्रॉफिट भी वापस करा जाएगा ट्रू ओनर को। तो ये हो गया हमारे फाइंडर ऑफ गुड्स की 6 ड्यूटीज। इससे पहले हमने फाइंडर ऑफ गुड्स को लेकर 4 राइट्स पढ़े। तो यहाँ पर हमने जो भी राइट्स पढ़े, जो भी ड्यूटीज पढ़ी, ये सभी के सभी वही सेम राइट्स और ड्यूटीज हैं जो एक बेली की होती हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में। वही सेम लाइबिलिटीज और ड्यूटीज जो है यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स की भी थी, जो हमने देख ली। अब रह गया हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 72, जो कि हमारा पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवर ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। तो क्या बोला गया सेक्शन नंबर 72 के अंदर, देख लेते हैं। छोटा सा सेक्शन है, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। इसका एग्जांपल देखो, आपको क्लियर होगा। ए एंड बी जॉइंटली ओन ₹100 टू सी। तो ए और बी का जॉइंटली उधार बाकी है 100 रुपए का, जो कि उन्हें सी को चुकाना है, यानी दोनों ने 50-50 रुपए देने हैं। तो यहाँ पर ए क्या करता है, ए के पास जैसे 100 रुपए आते हैं, ए फटाफट जाता है सी के पास और जाकर सी को 100 रुपए पे कर देता है और सोचता है कि चलो सी से तो हमारा उधार खत्म हो गया, अब मैं और बी आपस में मिलकर सेटल कर लेंगे। अब यहाँ पर ए ने सी को पैसा दिया है, इस बात का नहीं पता होता किसको, बी को। बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट ऑल्सो पेड ₹100 टू सी। तो यहाँ पर जो बी है वो भी सेम बात सोचता है, बी के पास जैसे 100 रुपए आते हैं वो सी को दे देता है और सोचता है कि सी से तो उधार खत्म हो गया, बाद में हम दोनों ए और बी मिलकर आपस में सेटल कर लेंगे। तो यहाँ पर सी ने ए से भी 100 रुपए ले लिए और बी से भी 100 रुपए ले लिए, जबकि उसे जॉइंटली 100 रुपए लेने थे। तो यहाँ पर गलत काम किसने किया, सी ने किया है। सी को बताना चाहिए था बी को कि ए मुझे पहले ही 100 रुपए दे चुका है। तो इस केस में जो सी है वो बाउंड होगा टू रीपे द अमाउंट टू बी हु हैज पेड इट बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर बी ने बाय मिस्टेक पैसा पे कर दिया सी को, जबकि ए पहले ही पूरे के पूरे 100 रुपए दे चुका था सी को। तो सी की अब ये लायबिलिटी बनेगी कि वो रीपे करे बी को 100 रुपए जो उसने बाय मिस्टेक पे कर दिया है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर किसी पर्सन ने बाय मिस्टेक कोई पेमेंट कर दिया है या फिर कोई सामान डिलीवर कर दिया है, तो उस केस में जिसके पास भी बाय मिस्टेक पेमेंट गई है या बाय मिस्टेक सामान गया है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो उसे रीपे करे या फिर रिटर्न करे। अब ये बाय मिस्टेक तो हमने देख लिया, अब देखते हैं अंडर कोअर्शन। अंडर कोअर्शन अगर पैसा दिया गया है या सामान दिया गया है, द वर्ड कोअर्शन इज यूज्ड इन सेक्शन 72 इन इट्स जनरल सेंस। तो जो ये सेक्शन 72 के अंदर कोअर्शन इस्तेमाल हुआ है, ये एक जनरल सेंस में माना जाएगा। कोअर्शन का मतलब वो नहीं लिया जाएगा जो सेक्शन नंबर 15 में दिया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सेक्शन नंबर 15 में हमने कोअर्शन का लीगल मीनिंग देखा था, वो यहाँ पर नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक जनरल मीनिंग माना जाएगा कोअर्शन को लेकर। कोअर्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है, किसी के ऊपर आप कोई प्रेशर डालते हो या फिर कोई इलीगल चार्जेस क्लेम करते हो। एग्जांपल देख लेते हैं, ए सप्लाइड सर्टेन गुड्स टू बी by mistake. In fact, the goods were to be supplied to C. However, B used the goods as his own. In this case, A is entitled to recover the compensation from B, and the compensation shall be determined keeping in view the market rate of the goods at the date of delivery of goods to B. तो यहाँ पर क्या बोला गया, तीन पार्टीज हैं ए बी और सी। ए ने कुछ सर्टेन गुड्स बी को सप्लाई कर दिया बाय मिस्टेक, जबकि सप्लाई किसको करने थे, सी को, और बी ने भी उस सामान को रख लिया और इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर अब सेक्शन नंबर 72 लगेगा और ए एंटाइटल्ड होगा उन गुड्स को वापस लेने के लिए, क्योंकि ये गुड्स बाय मिस्टेक डिलीवर हो गए। द कंपनसेशन शैल बी डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू, और जो कंपनसेशन है वो डिटरमाइंड कैसे होगा, मार्केट रेट चेक किया जाएगा डिलीवरी के टाइम पे उन गुड्स का। तो ये मिस्टेक वाला एग्जांपल है। एक बार कोअर्शन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू द कंसाइनी एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन इलीगल चार्ज फॉर कैरेज। तो यहाँ पर एक रेलवे कंपनी है जो रिफ्यूज कर रही है, मना कर रही है कंसाइनी को उसका सामान देने से, उसके ऊपर दबाव डाल रही है और उसको बोल रही है कि वो पेमेंट करे ऑफ एन इलीगल चार्ज फॉर कैरेज।
कैरेज को लेकर जो एक्चुअल चार्ज बनता था, जो लीगल चार्ज बनता था, वो कंसाइनी पहले ही पे कर चुका है। अब रेलवे कंपनी कंसाइनी के ऊपर प्रेशर डाल रही है और बोल रही है कि हम तुम्हें सामान तब तक नहीं लौटाएंगे जब तक तुम ये कैरेज का चार्ज पे नहीं करोगे, जो कि इलीगल चार्ज है। तो यहाँ पर कंसाइनी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अब कंसाइनी को इमीडिएट नीड थी उस सामान की, तो कंसाइनी ने जो है उस समय पर वो इलीगल चार्ज पे कर दिया। द कंसाइनी पेज द सम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स, अपने सामान को, अपने गुड्स को वापस लेने के लिए। बाद में जो है कंसाइनी ने रेलवे कंपनी के ऊपर केस डाल दिया। अब यहाँ पर रेलवे कंपनी ने इलीगल पैसा चार्ज किया है, वो भी कोवर्शन का इस्तेमाल कर कर। तो अब जो कंसाइनी है वो एंटाइटल्ड है टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्ज एज वाज इलीगल एक्सेसिव। तो जो भी चार्ज इलीगल था उसकी रिकवरी हो जाएगी कंसाइनी को अंडर सेक्शन 72। तो ये हो गया हमारा कोवर्शन का केस। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 72 है, एक छोटा सा सेक्शन है। तो ये हमारे सारे सेक्शन कवर हो गए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। सेक्शन 68 से हमने स्टार्ट किया था, 72 तक हमने देख लिए सारे सेक्शन। अब एक डिफरेंस बिटवीन की बात करूं, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो ये बात हम देख के आ चुके हैं, हमें पता है अच्छे से। जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट होते हैं, कोई भी इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो लॉ के द्वारा इंपोज करी जाती है, जबकि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। दूसरे डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है वो इंपोज कौन करेगा, लॉ, जबकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज आपस में अपनी कंसेंट से अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन डिसाइड करती हैं। तो ये एक दो बेसिक डिफरेंस होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अब देखो ये चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन एक लास्ट छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताना है। ये पॉइंट जो है बेसिकली हमें पढ़ना है हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर उसका छोटा सा रेफरेंस है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम मेरिट का। अब ये क्वांटम मेरिट क्या होता है ये हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत सारे क्वांटम मेरिट के केस देखेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर छोटा सा उसका रेफरेंस है, एक जनरल मीनिंग देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। इफ ए एग्री टू सिंग इन बीज रेस्टोरेंट फॉर 1 month and when A has already sung for 10 days, we refuse A to give any further performance, A can recover money of his performance of 10 days। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं A और B। A और B के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें A जो है B के रेस्टोरेंट में 1 महीने तक गाना गाएगा। अब यहाँ पर A को 10 दिन हो गए होते हैं गाना गाए हुए, यानी पिछले 10 दिन से A B के रेस्टोरेंट में गाना गा रहा है। तो जैसे ही 10 दिन होते हैं B अब A को मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें आगे परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर जो 10 दिन का पैसा है क्या वो पैसा A को मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। A ने जितना काम कर लिया, जितनी सर्विस परफॉर्म कर ली, उतना पैसा उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर A जो है B से 10 दिन के पैसे को रिकवर कर सकता है। तो यही बात ऊपर बोली गई है। क्वांटम मेरिट क्या होता है? A quantum merit is a legal claim when a party demands reasonable compensation। पार्टी जो है रीजनेबल कंपनसेशन मांग रही है फॉर अ सर्विस रेंडर्ड। तो ए यहाँ पर 10 डेज का अपना पैसा मांग रहा है, तो वही हमारा क्वांटम मेरिट है। तो क्वांटम मेरिट हमें बताता है कि पार्टी का कितना रीजनेबल क्लेम बनेगा। जितनी भी सर्विस पार्टी ने दे दी या जितना भी काम पार्टी ने कर दिया, उतना उसका रीजनेबल जो भी कंपनसेशन बनेगा वो उसे पे कर देना। इट इज फाइल्ड व्हेन बोथ द पार्टीज हैव नॉट एग्रीड अपॉन द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द सर्विस टू व्हिच देन द कोर्ट विल डिटरमाइन द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ द सर्विस। तो यहाँ पर क्वांटम मेरिट के केस में पार्टीज कोर्ट में केस फाइल कब करती हैं? जब दोनों ही पार्टीज जो हैं एग्री नहीं हो पाती वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द सर्विस कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए कितना काम कर दिया, कितनी कॉस्ट का काम कर दिया, फेयर मार्केट प्राइस डिसाइड नहीं कर पाती, कितना काम पार्टी कर चुकी है उसके हिसाब से जो कंपनसेशन बनेगा वो कोर्ट डिसाइड कर लेता है। तो ये क्वांटम मेरिट का एक छोटा सा पॉइंट हमने देखा। बाकी क्वांटम मेरिट के अंदर और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं और भी कई सारे केसेस हैं जो हमें देखने हैं। अब मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर एक बात बोली गई है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट इज इंप्लाइड इन सेक्शन नंबर 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन इन केस वेयर अ पर्सन डज समथिंग लॉफुल फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अदर पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सच एक्ट ग्रेटिट्यूअसली। याद आया कुछ? सेक्शन नंबर 70 देखा था हमने, जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लॉफुली कुछ करेगा और किस इंटेंशन के साथ करेगा? विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सच एक्ट ग्रेटिट्यूअसली, यानी नॉन ग्रेटिट्यूअस इंटेंशन के साथ एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लॉफुली कुछ कर रहा है। ये बातें दी गई थी हमें सेक्शन नंबर 70 के अंदर। तो वहां पर हमने अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई करा था और जिस पार्टी का नुकसान हो रहा था उसको कंपनसेशन दिलवाया था। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सेक्शन नंबर 70 है उसके ऊपर अनजस्ट एनरिचमेंट लगता है वो तो ठीक है, लेकिन सेक्शन नंबर 70 के ऊपर जो है क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल भी लगता है। अब कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो हम बाद में देखेंगे जब क्वांटम मेरिट के टॉपिक को देखेंगे तो वहां पर क्लियर होगा अच्छे से। वहां पर इस सेक्शन 70 को मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि क्वांटम मेरिट हमें कहता है कि जितना भी काम आपने कर लिया उसका रीजनेबल कंपनसेशन आपको मिल जाना चाहिए। तो ये क्वांटम मेरिट को लेकर छोटा सा रेफरेंस था सेक्शन नंबर 70 के अंदर जो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वांटम मेरिट के टॉपिक को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको अभी छोड़ दो, वो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियर कर लेंगे। अभी फिलहाल के आप सेक्शन नंबर 68 टू 72 देखो, उसके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर चैप्टर क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके भी ज्वाइन कर लेना। तो अब मिलते हैं अपनी नई क्लास में नई चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।